सच में क्रिएटिव जीनियस हो। तुम्हारे पास किसी पूरे किंगडम से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी तुमने बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ चूज की। बस चिल करना, आराम से जीना, किसी चीज की टेंशन ना लेना। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी बाकी की पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि देश की सबसे पॉपुलर सुपरस्टार अचानक अकेले तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। और आते ही उसने ऐसी बात कही जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। उसने कहा कि तुम्हारी एक 3.5 साल की बेटी है। इस वक्त तुम दोनों एक फैंसी कैफे में बैठे हो। तुम अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए पूछते हो, मतलब मेरी एक बेटी है? लिंकिंग धीरे से अपना कप उठाती है, एक सिप लेती है और सिर हिलाती है। हाँ, उसका नाम लिनहोम है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई देती है। वो साफ समझ सकती है कि ये बात तुम्हारे लिए कितनी शॉकिंग है। सच कहे तो वो खुद भी तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहती थी। आखिर लिनहो मू वो खजाना थी जिसे उसने पूरे 10 महीने अपने अंदर रखा था। अपनी बेटी के लिए वो दुनिया से छिप सकती थी, सब कुछ छोड़ सकती थी। लेकिन अब लिनहो मू किंडरगार्टन जाने लगी थी, और जब से उसने दूसरे बच्चों को उनके डैड्स के साथ आते जाते देखा था, उसके दिल में कुछ बदलने लगा था। उसने अपने डैड को जन्म से कभी नहीं देखा था, फिर भी उसके अंदर वो नेचुरल लॉन्गिंग खत्म नहीं हो रही थी। वो छोटी सी बच्ची बहुत समझदार थी, हमेशा अपनी मॉम को परेशान ना करने की कोशिश करती थी। लेकिन बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उनके छोटे छोटे इमोशंस बड़े लोगों से ज्यादा देर छिप नहीं सकते। लिनहो मू की मुस्कान के पीछे छिपी उदासी लिंकिंग से छिप नहीं पाई, और बहुत लंबे इंटरनल स्ट्रगल के बाद उसने आखिर तुम्हें ढूंढने का फैसला किया। ये पागलपन जैसा था। एक इतनी बड़ी सुपरस्टार का किसी आम इंसान के साथ रिलेशनशिप होना ही मुश्किल था, लेकिन फेट को शायद मजाक करना पसंद था। उस दिन एक वर्क फेलियर की वजह से वो दुखी होकर ड्रिंक करने गई थी, और उसी रात तुम भी कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद वहाँ पहुंचे थे। दोनों नशे में थे, जैसे आग और सूखी घास एक साथ मिल जाए। एक ही रात में सब कुछ हो गया, और उसी रात लिनहो मू इस दुनिया में आने की वजह बन गई। लिंकिंग कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से सिर हिलाकर खुद को संभालती है। वो तुम्हारी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहती है, मुझे पता है कि अचानक तुमसे हमारी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहना आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हर दिन अपने डैड को मिस करके दुखी रहे। अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट भी कर सकती हूँ। तुम्हें बस वीकेंड्स उसके साथ स्पेंड करने होंगे। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था कि ये कहते वक्त उसकी आवाज हल्की सी कांप गई थी। तुम उसकी बात सुनते हो, अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर से तुम सरप्राइजिंगली काम रहते हो। अगर लिनो सच में मेरी बेटी है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा, लेकिन कॉम्पेंसेशन की बात मत करो। क्या तुम रिच लोग सच में सोचते हो कि मनी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? सॉरी, मुझे सिर्फ ये डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए परेशानी ना बन जाऊं। लिंकी को हल्का सा सिर हिलाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कॉम्पेंसेशन वाली बात कहकर गलती की थी, और इसी वजह से तुम्हारे लिए उसके मन में रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। वो समय बर्बाद नहीं करती, तुरंत उठकर बिल पे करती, और तुम्हें सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए साथ चलने का इशारा करती। उसके साथ तुम शंघाई की एक बेहद रेनाउंड इंस्टीट्यूशन पहुंचते हो। वहाँ लिनहो मू की बेसिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। हेल्थ वर्कर्स सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फिर रिजल्ट आने का इंतजार शुरू होता है। इस दौरान तुम दोनों लगभग कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ शंघाई के एक बिलिंगुअल किंडरगार्टन में छुट्टी का समय हो चुका होता है। टीचर्स बच्चों को लाइन में बाहर ला रहे होते हैं। कई क्यूट बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन सबसे आगे खड़ी एक छोटी सी लड़की सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसे देखते ही हर कोई एक ही बात सोचता है, कितनी खूबसूरत बच्ची है। टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते हैं और हमेशा उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। एक टीचर मुस्कुराकर पूछती है, आज तुम्हें लेने कौन आ रहा है? छोटी लड़की मासूम आवाज में जवाब देती है, ऑन्ट किम। फिर वो गेट के बाहर देखकर उत्साहित हो जाती है। देखिए, ऑन्ट किम वहाँ है। वो हाथ हिलाकर मुस्कुराने लगती है। टीचर उसका हाथ पकड़कर गेट तक छोड़ती है। किम उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ चल पड़ती है। लिंकिंग को भी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते किम को अच्छी तरह पता है कि आज क्या होने वाला है। उसे मालूम है कि शायद बहुत जल्द लिनहो मू अपने डैड से मिलने वाली है। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन जब वो लिनहो मू के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखती है तो उसकी सारी इरिटेशन धीरे धीरे गायब हो जाती है। उधर इंस्टीट्यूशन में 2 घंटे का इंतजार किसी परीक्षा से कम नहीं लगता, लेकिन जब आखिरकार पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रिजल्ट साफ था। लिंकिंग ने सच कहा था। लिनहो मू सच में तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारे खून का रिश्ता। उस पल तुम्हारे अंदर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। तुम इस दुनिया में अकेले थे। कुछ साल पहले तुम एक्सीडेंटली इस पैरेलल वर्ल्ड में आ गए थे। दोनों दुनियाएं लगभग एक जैसी थी, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं था। तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, न पेरेंट्स, न भाई बहन, न कोई अपना। 20 साल से ज्यादा समय तक तुमने अकेलेपन को ही अपना परिवार माना था, और आज अचानक तुम्हें पता चला कि इस दुनिया में तुम्हारा एक अपना रिश्ता मौजूद है, तुम्हारी बेटी। सिर्फ ये सोचकर ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारे चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट एक साथ दिखाई देने लगती है। बगल में बैठी लिंकिंग चुपचाप तुम्हें देख रही होती है। जब वो तुम्हारे चेहरे पर वो जेन्युइन खुशी देखती है तो राहत की सांस लेती है, क्योंकि एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अगर तुमने जरा सा भी इम्पेशंस दिखाया होता, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते, तो वो बिना एक सेकंड सोचे तुम्हारी तरफ पीट कर लेती। वो कभी अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हवाले नहीं करती जो उससे प्यार ना करता हो, चाहे वो उसका बायोलॉजिकल फादर ही क्यों ना हो। तुम धीरे से हंसते हुए आंखें पोंछते हो। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। लिंकिंग को सिर हिलाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन अंदर कहीं उसके दिल में हल्की सी हलचल होती है। कैमरास के सामने सालों बिताने की वजह से वो लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ने में एक्सपर्ट बन चुकी थी, और उसे पूरा यकीन था कि तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी बिल्कुल फेक नहीं थी। कुछ देर बाद वो धीरे से कहती है, तुम्हारी बेटी की स्कूल छुट्टी होने वाली है, मैं तुम दोनों की मुलाकात अरेंज कर देती हूँ। तुम तुरंत सिर हिलाते हो, आंखों में नमी अब भी मौजूद होती है। ठीक है, थैंक यू, सच में बहुत बहुत थैंक यू। इतना कहते हुए तुम्हारी आवाज भर्रा जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद तुम पहली बार अपनी बेटी से मिलने वाले थे। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट को उठाया और सीधे पास वाले ट्रैश बिन में फेंक दिया। ये देखकर लिंकिंग, जो अपनी बालों की लट ठीक कर रही थी, अचानक रुक गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे सच में समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर वो देश की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक थी, उसके करोड़ों फैंस थे। अगर तुम्हारे इरादे गलत होते और तुम उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना चाहते, तो शायद वो मजबूर होकर तुम्हारी कई बातें मान भी लेती। उन कुछ कागजों की कीमत लाखों में नहीं,
करोड़ों में हो सकती थी। आखिर वो एक रात की आउटिंग पर भी 10 लाख खर्च कर देती थी। ड्राइवर ने रियर मिरर से तुम्हें देखा और मन ही मन सिर हिला दिया। सच में कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन तुमने बस हल्की सी मुस्कान दी। तुम मेरी बेटी की माँ हो, अकेले उसे कैरी किया, जन्म दिया, इतने साल अकेले उसे रेज किया। अगर उसके बाद भी मैं तुम्हें धमकाकर या प्रेशर डालकर कुछ हासिल करने की कोशिश करूं तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं होगा। इतना कहकर तुमने आगे कदम बढ़ा दिए। चलो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारे शब्द लिंकिंगू के कानों में देर तक गूंजते रहे। वो कार में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी बात पर अटक रहा था। उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा, मेरे और बेटी के बारे में। ये सोचते ही उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई। कुछ देर बाद कार एग्रीड लोकेशन पर पहुंच गई। दोनों रिवॉल्विंग डोर पार करके होटल लॉबी में दाखिल हुए। लिंकिंगू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जल्दी ही उसे सोफा पर बैठी लिन्मू और किन दिखाई दे गई। पूरे दिन अपनी बेटी को ना देखने की वजह से उसका दिल पहले ही बेचैन था। लगभग दौड़ते हुए वो लिन्मू के पास पहुंची। आइसक्रीम खा रही छोटी लिन्मू ने जैसे ही अपनी मॉम को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। वो सीट से फुर्ती से नीचे उतरी और सीधे लिंकिंगू की टांगों से लिपट गई। मम्मी! उसकी मीठी आवाज सुनते ही लिंकिंगू की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल लिन्मू की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी। छोटी बच्ची ने उत्सुकता से तुम्हें देखा। शायद ब्लड रिलेशन का ही असर था कि उसे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उल्टा वो बड़ी क्यूरियोसिटी से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही थी। तुमने अपने अंदर उमड़ रहे इमोशंस को दबाते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लिन्मू ने पहले अपनी मॉम की तरफ देखा, फिर थोड़ी झिझक के साथ धीरे से पूछा, क्या आप डैडी हो? बस वो एक शब्द, डैडी। तुम्हारा दिल उसी पल पिघल गया। अगर तुम्हें डर न होता कि कहीं तुम उसे डरा न दो, तो शायद उसी वक्त उसे गोद में उठाकर छोड़ते ही नहीं। तुमने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं डैडी हूँ। ये सुनते ही लिन्मू किसी छोटी चिड़िया की तरह दौड़कर तुम्हारी बाहों में कूद गई। उसके नन्हे हाथ तुम्हारी गर्दन के चारों तरफ कसकर लिपट गए, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो तुम फिर कहीं गायब न हो जाओ। वो दृश्य देखकर लिंकिंगू की आंखें भर आईं। किन भी कुछ बोल नहीं पाई। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो भी गायब हो गई। लिन्मू तुम्हारे कंधे से सिर लगाकर धीमे से बोली, डैडी। मुंह ने आपको बहुत मिस किया। उसकी मासूम आवाज सीधे दिल में उतर गई। मुंह को लगता था कि डैडी अब मम्मी और मुंह को नहीं चाहते। तुम्हारा दिल कसकर दर्द से भर गया। तुमने तुरंत उसे और करीब खींच लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। डैडी बस कुछ कामों में फंस गए थे, लेकिन अब डैडी वापस आ गए और अब कहीं नहीं जाएंगे। छोटी बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से तुम्हें देखा, फिर आश्चर्यजनक मैच्योरिटी के साथ बोली, अगर डैडी बिजी हैं तो चिंता मत करो। मुंह बड़ी हो गई है। डैडी बस कभी कभी मिलने आ जाया करो। उसकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उस पल वहाँ मौजूद तीनों एडल्ट्स की आंखें नम हो गईं। तुम खुद को रोक नहीं पाए। अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। नहीं, डैडी कहीं नहीं जाएंगे। डैडी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे, तुम्हें लेने आएंगे, तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाएंगे, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। लिन्मू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसी समय अचानक तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी, डिटेक्टेड। होस्ट हैज सक्सेसफुली फाउंड हिज बायोलॉजिकल डॉटर। गुड, फादर सिस्टम एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तुम एक पल के लिए जम गए। सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। सच कहे तो तुमने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ गई। आखिर सिस्टम होना न होने से तो बेहतर ही था। अब तुम्हारे पास सिर्फ खुद की नहीं, अपनी बेटी की भी जिम्मेदारी थी, और शायद ये सिस्टम तुम्हें उसे दुनिया की सबसे अच्छी लाइफ देने में मदद कर सकता था। थोड़ी दूर खड़ी लिंकिंगू तुम्हें ध्यान से देख रही थी। उसने किंग को भी चुप रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद तुमने लिन्मू को वापस सोफा पर बैठाया, लेकिन जो बच्ची पहले किंग के पास बैठी थी अब किसी भी हालत में अपने डैडी से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो पूरी तरह तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी। किंग ने ये देखकर आंखें घुमा ली। वाह! डैडी मिलते ही ऑन्ट किंग को भूल गई। लिन्मू तुरंत हंस पड़ी। उसने स्पून से आइसक्रीम उठाई और किंग के मुंह की तरफ बढ़ा दी। ऑन्ट किंग, मुंह खोलो। मुंह खिलाएगी। किंग का दिल उसी पल जीत लिया गया। एक स्पून, आइसक्रीम और सारी नाराजगी गायब। आखिर वो भी चाहती थी कि सब कुछ स्मूथली चले। वो लिंकिंगू की बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों की फ्रेंडशिप में कभी कोई स्वार्थ नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिर गुड बाय कहने का वक्त आ गया। होटल से बाहर निकलते वक्त लिंकिंगू ने लिन्मू का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे छोड़ना ही ना चाहती हो। छोटी बच्ची ने कई बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। आखिर लिंकिंगू को एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़ लिया है। उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। छोटी हथेली पर हल्का सा लाल निशान पड़ चुका था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। सच तो ये था कि वो अब भी थोड़ा वरीड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेटी उसके बिना रह पाएगी या नहीं, और तुम उसका कितना ख्याल रखोगे। लेकिन काम की वजह से उसे ट्रैवल करना ही था, और अब जब फादर और डॉटर एक दूसरे को पहचान चुके थे तो वो हमेशा बेटी को अपने पास नहीं रख सकती थी। ये दिन कभी ना कभी आना ही था। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, जब भी टाइम मिले ग्रीन बबल पर कॉल कर लेना। मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहेगा। लिंकिंगू ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता अभी भी थी, लेकिन पहले से काफी कम। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मुंह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में भरोसा था, और पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी बेटी को उसका डैडी सच में मिल गया है। लिंकिंगू आखिरकार किंग के साथ चली गई। मजेदार बात यह थी कि असल वजह खुद लिन्मू थी। छोटी सी बच्ची बार बार अपनी मॉम को जाने के लिए कह रही थी ताकि वो अपने डैडी के साथ समय बिता सके, लेकिन जब सच में लिंकिंगू जाने लगी तब लिन्मू के मासूम चेहरे पर थोड़ी सी हिचकिचाहट और उदासी दिखाई दी। आखिर इतने सालों से वो अपनी मॉम के साथ ही तो रही थी। तुमने ये सब देखा और धीरे से उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हारी हथेली की गर्माहट ने उसे थोड़ा सुकून दिया। डैडी ठीक है, मॉमी बस काम में बहुत बिजी रहती है। हर दिन उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, कभी कभी तो देर रात तक। लिन्मू ने धीरे से कहा। मुंह को मॉमी के लिए बहुत बुरा लगता है। तुमने हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। हर किसी की अपनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन हमारी मुंह तो बहुत समझदार है। छोटी बच्ची की आंखें चमक उठी। सच? बिल्कुल, मम्मी को तुम पर बहुत गर्व होगा, और डैडी को भी। उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। तुम हंस पड़े, सबसे ज्यादा डैडी को। ये सुनते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। कुछ देर पहले की उदासी लगभग गायब हो चुकी थी। तो मुंह हमेशा अच्छी बच्ची बनेगी, ताकि डैडी मुझे हमेशा प्रेज करे। उसका जवाब सुनकर तुम्हारा दिल फिर से पिघल गया। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो अब घर चलते हैं। शाम ढलने लगी थी।
सड़कों पर रोशनी जलने लगी थी। पहली बार मिले फादर और डॉटर हाथ पकड़कर सड़क के किनारे टैक्सी का इंतजार करने लगे। तुमने सोचा कि घर पहुंचकर उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाओगे। हालांकि तुम हमेशा खुद खाना बनाते थे, फिर भी तुम्हें थोड़ी चिंता थी कि कहीं उसे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ना आए। तभी बगल में बैठी लिन्नू ने सिर उठाकर पूछा, डैडी क्या आपको मिन्स बीफ फ्राइज बनानी आती है? तुम मुस्कुराए, बिल्कुल आती है। मुमू वही खाना चाहती है, बनाना तो आसान है, डैडी को बस डर है कि तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। छोटी बच्ची ने तुरंत सिर हिला दिया, ऐसा नहीं है, मुमू को डैडी के हाथ का सब खाना पसंद आएगा। इतना कहकर वो फिर तुम्हारी बाहों में घुस गई। टैक्सी ड्राइवर ये सब देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, काश मेरी भी ऐसी बेटी होती। कुछ देर बाद टैक्सी शंघाई के सबसे लग्जरियस रेजिडेंशियल एरियाज में से एक के सामने रुक गई। तुमने किराया दिया और लीन मुंह को गोद में उठाकर बाहर निकल आए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुम्हें देखते ही गेट खोल दिया। ड्राइवर ने ये देखकर गहरी सांस ली। उसे लगा था कि कोई बिलियनर होगा जो अपनी लग्जरी कार छोड़कर टैक्सी में घूम रहा है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। लिन्नू तुम्हारी गोद में चुपचाप लेटी हुई ऊपर इमारतों की तरफ देख रही थी। डैडी क्या आप यहाँ रहते हो? तुमने मुस्कुराकर कहा। अब से तुम भी यही रहोगी? सच? उसकी आंखें चमक उठी। फिर अगले ही पल उसने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, मुझे कहीं भी रहना मंजूर है, बस मम्मी भी हमारे साथ रहें। ये सुनकर तुम कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। डैडी मैं आपकी हेल्प करूंगी मम्मी को वापस घर लाने में। उसका छोटा सा चेहरा इतना गंभीर था कि तुम्हें हंसी भी आई और भावुकता भी। लगभग 20 मिनट बाद तुम दोनों अपने मैंशन के सामने खड़े थे। सामने आर्टिफिशियल लेक था, पीछे स्विमिंग पूल, 3 मंजिला आलीशान विला, हर सुविधा मौजूद थी। कई साल पहले जब ये प्रॉपर्टी ऑक्शन पर आई थी तब तुमने इसे 150 मिलियन में खरीदा था। उस दिन ये खबर ट्रेंड भी हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वो मिस्टीरियस बायर कौन था। आखिर तुमने कभी पब्लिक अपीयरेंस देना पसंद ही नहीं किया। इस पैरेलल वर्ल्ड में आने के बाद तुमने जल्दी ही एक बात नोटिस कर ली थी, यहाँ टेक्नोलॉजी तो लगभग अर्थ जैसी थी, लेकिन कल्चर इंडस्ट्री काफी पीछे थी। कई लेजेंडरी नॉवेल्स, सॉन्ग्स और स्टोरीज यहाँ मौजूद ही नहीं थे और तुमने उसी मौके का फायदा उठाया। सिर्फ एक नॉवल ने तुम्हें करोड़ों कमा कर दिए। उसके बाद एक के बाद एक मास्टरपीसेस आते गए। कुछ साल पहले तुमने अपनी खुद की कल्चर मीडिया कंपनी भी स्टार्ट कर दी थी, प्रोफेशनल टीम हायर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मैनेज करवाए। अब हालत ये थी कि अगर तुम पूरी जिंदगी कोई काम ना करो तब भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते। शायद इसी वजह से सिस्टम एक्टिवेट होने पर भी तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुए थे, लेकिन तभी तुम्हें अचानक कुछ याद आया। बिगिनर गिफ्ट पैक। सिस्टम एक्टिवेट होते समय तुम्हें एक वेलकम पैकेज भी मिला था। मनी मन तुमने उसे ओपन करने का कमांड दिया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, बिगिनर गिफ्ट पैक ओपन सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस होस्ट। तुम आगे सुनने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारी शर्ट खींची। नीचे देखा तो लिन्नू चिंता से तुम्हें देख रही थी। कोर्टयार्ड में एंटर करने के बाद से तुम कई बार सोचों में खो गए थे। डैडी सब ठीक है ना? उसकी छोटी सी आवाज सुनकर तुम्हारा दिल गर्माहट से भर गया। तुम झुककर उसके गाल को हल्के से दबाते हुए बोले, सब बिल्कुल ठीक है। डैडी बस कुछ सोच रहे थे। पक्का? पक्का तो चलो जल्दी घर चलते हैं। डैडी ने कहा था कि मिन्स्ड बीफ राइस बनाएंगे। उसकी बात सुनकर तुम हंस पड़े। ठीक है डैडी अभी बनाते हैं। ये छोटी बच्ची खुशी से उछल पड़ी। तुमने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। विशाल लिविंग रूम देखकर भी लिन्नू ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुई, बल्कि उसकी पहली चिंता कुछ और थी। डैडी मैं कहाँ बैठूं ताकि आपको परेशान ना करूं? उसकी समझदारी देखकर तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। ये साफ दिखाई दे रहा था कि लिंकिंगो ने उसे कितने प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था। तुमने उसके सिर पर हाथ फेरा। परेशान? मुंह कभी डैडी को परेशान नहीं कर सकते। फिर तुमने चारों तरफ नजर घुमाई। मुंह जब तक डैडी खाना बनाते हैं क्या तुम टीवी देखना चाहोगी या थोड़ा रेस्ट करोगी? छोटी बच्ची ने तुरंत सिर हिलाया। मेरी चिंता मत करो डैडी, जब मम्मी काम में बिजी होती हैं तब मैं कंप्यूटर पर कार्टून्स देख लेती हूँ। तुमने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर आज डैडी तुम्हें कुछ और भी मजेदार दिखाते हैं, चलो मेरे साथ। लिन्नू की आंखों में तुरंत क्यूरियोसिटी चमक उठी। वो खुशी खुशी तुम्हारे पीछे चल पड़ी और इसी तरह फादर और डॉटर की नई जिंदगी का पहला दिन सच में शुरू हुआ। इतना कहकर तुम लिन्नू को अपने प्राइवेट ऑफिस में ले गए। मुंह डैडी अभी तुम्हारे लिए डिनर बनाते हैं, तब तक तुम यहाँ खेल सकती हो। ठीक है, फ्रिज में जूस और मिल्क रखा है, लेकिन ज्यादा मत पीना, थोड़ी देर में खाना खाने वाले हैं। छोटी बच्ची ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। ठीक है डैडी। बात करते करते वो बड़ी फुर्ती से चेयर पर चढ़ गई और कंप्यूटर ऑन कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसका फेवरेट कार्टून स्क्रीन पर चलने लगा। भले ही लिन्नू अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार और मैच्योर थी, लेकिन आखिर वो एक छोटी बच्ची ही थी। कार्टून्स के सामने उसकी सारी मैच्योरिटी गायब हो जाती थी। उसे कार्टून में पूरी तरह डूबा देखकर तुम मुस्कुराए। उसके लिए जूस का एक ग्लास रखकर चुपचाप किचन की तरफ निकल गए। मैंशन का किचन किसी लग्जरी रेस्टोरेंट से कम नहीं था। हर तरह के यूटेंसिल्स मौजूद थे। फ्रिज में ताजी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इंग्रेडिएंट्स भरे हुए थे। क्योंकि तुम्हें घर पर खाना बनाना पसंद था, इसलिए एक प्रोफेशनल टीम हर 3 दिन में सारे इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस कर देती थी। हर छोटी चीज में लग्जरी और एलिगेंस झलकती थी। सिस्टम से मिलने वाले स्टेट बैंक्वेट कुकिंग एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारी कुकिंग स्किल्स और भी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी। किचन में चाकू चलने की आवाज, मसालों की खुशबू और उबलते हुए स्ट्यू की महक धीरे धीरे पूरे मैंशन में फैलने लगी। दूसरी तरफ लिन्नू कार्टून खत्म होने के बाद बोर होने लगी। उसने कंप्यूटर पर इधर उधर क्लिक करना शुरू किया। तभी उसकी नजर डेस्कटॉप पर पड़े एक फोल्डर पर गई। फोल्डर का नाम था म्यूजिक। क्यूरियस होकर उसने उसे ओपन कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखें गोल हो गई। अंदर दर्जनों सॉन्ग्स थे और हर सॉन्ग के सिंगर के नाम पर एक ही नाम लिखा था, लिंकिंगू। छोटी बच्ची हैरान रह गई। डैडी गाना भी गाते हैं? उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उसने बिना देर किए एक सॉन्ग प्ले कर दिया। सॉन्ग का नाम था लिटिल हैप्पीनेस। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ पूरे रूम का माहौल बदल गया। सॉफ्ट मेलोडी हवा में तैरने लगी। लिन्नू की आंखें चमक उठी। वो चेयर पर बैठी बैठी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब वो पूरी तरह उस सॉन्ग में खो गई। उसी समय दूसरी तरफ लिंकिंगू और किन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। दोनों बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से लिन्नू की चिंता कर रही थी। तभी किन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कंपनी वाले पागल हो गए हैं क्या? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो चुकी थी। फीमेल लीड तुम्हें मिल चुकी थी। अब अचानक किसी और को रोल दे दिया। किन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर मौका मिलता तो वो अभी इंटरनेट पर जाकर प्रोड्यूसर को जिंदा खा जाती, लेकिन लिंकिंगू सरप्राइजिंगली शांत थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। छोड़ो, शायद यही बेहतर है। किन को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात सुनकर और गुस्सा आ गया। बेहतर?
तुमने उस रोल के लिए कितनी मेहनत की थी, स्क्रिप्ट दर्जनों बार पढ़ी थी। लिन किंगो ने कार की विंडो के बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। उस ड्रामा की शूटिंग बहुत लंबी थी, शायद मैं मूमू के साथ टाइम नहीं बिता पाती। अब कम से कम उसकी चिंता थोड़ी कम है। किन ने माथा पकड़ लिया, तुम बहुत अच्छी हो, कोई तुम्हें क्लियरली टारगेट कर रहा है, मुझे पता लगाने दो कौन है, मैं उसकी जिंदगी मुश्किल बना दूंगी। लिन किंगो हैंस पड़ी, लेकिन तभी किम के मुंह से एक नाम निकला। कमर्शियल खत्म होते ही मैं एवोडॉन कल्चर एंड मीडिया जाकर बात करूंगी। ये नाम सुनते ही लिन किंगो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन उसी पल तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। वो खुद भी समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। उसने जल्दी से सिर झटक दिया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। उधर मैंशन में खाना लगभग तैयार हो चुका था। स्ट्यूड बीफ राइस की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। तुमने 2 बाउल्स में चमकते हुए सफेद चावल निकाले, ऊपर से बीफ स्ट्यू डाला, फिर ट्रे उठाकर ऑफिस की तरफ चल पड़े। दूर तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें अंदर से म्यूजिक सुनाई दिया, उसके साथ एक छोटी सी आवाज भी। लिनमू गाने के साथ गुनगुना रही थी। तुम कुछ सेकंड दरवाजे पर खड़े होकर सुनते रहे, फिर मुस्कुराते हुए डोर खोल दिया। मूमू, खाना तैयार है। अचानक तुम्हें सामने देखकर लिनमू हल्का सा उछल गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भर गईं। डैडी। वो चेयर से कूदकर नीचे आई। ये सारे सॉन्ग्स डैडी ने गाए हैं। उसकी आंखों में एडमिरेशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुपर हीरो को देख रही हो। तुम हंस पड़े। हाँ, डैडी ने ही गाए हैं, बहुत अच्छे हैं, सच बहुत बहुत अच्छे। छोटी बच्ची ने तुरंत तुम्हें गले लगा लिया। मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारा दिल खुशी से भर गया। तुमने उसकी नाक हल्के से दबाई। अगर तुम्हें पसंद है तो डैडी हर रात तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। सच? बिल्कुल। फिर सोने से पहले मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग्स भी, फेरी टेल्स भी। फेरी टेल्स? उसकी आंखें और चमक गई। हाँ, डैडी को बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। लिन मुंह खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी तुमने उसका सिर सहलाते हुए कहा, लेकिन पहले एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? उसने तुरंत पूछा। तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले खाना ठीक से खाना होगा। छोटी बच्ची ने पूरी सीरियसनेस के साथ सिर हिलाया। प्रॉमिस। फिर फादर और डॉटर हाथ पकड़कर डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़े। जैसे ही लिन ने टेबल पर रखा स्ट्यूड बीफ राइस देखा, उसकी आंखें चमक उठी। गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। बीफ की खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। छोटी बच्ची ने गहरी सांस ली और खुशी से चिल्लाई, डैडी, इसकी स्मेल तो अमेजिंग है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि तुम्हें लगा शायद दुनिया का सबसे कीमती अवार्ड भी इस मुस्कान के सामने कुछ नहीं था। वाह डैडी, इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लिन ने अपनी छोटी नाक फड़फड़ाते हुए इतनी बड़ी रिएक्शन दी कि तुम्हारा दिल तुरंत पिघल गया। तुम ऐसे बिना नहीं रह पाए। सामने डाइनिंग टेबल पर रखा स्ट्यूड बीफ राइस सच में कमाल लग रहा था। तुमने बोल उठाया, फिर गाढ़ी लाल भूरी ग्रेवी का एक बड़ा स्पून लिया और उसे सफेद चावलों के ऊपर धीरे धीरे डाल दिया। कुछ ही सेकंड में हर दाना उस रिच सॉस को सोखने लगा। उसके बाद ऊपर से नरम और अच्छी तरह पका हुआ मिंस्ड बीफ डाल दिया। सिर्फ देखने भर से किसी का भी मुंह पानी से भर जाए। तुमने बाउल उसकी तरफ बढ़ाया। चलो खाना शुरू करो, और अगर कुछ और खाने का मन करे तो डैडी को बता देना। डैडी सब कुछ बना सकते। पहली बार डैड बने हुए मुश्किल से कुछ घंटे हुए थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी इस रोल में ढल गए थे कि खुद तुम्हें भी हैरानी हो रही थी। शायद सच में हर फादर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। उस पल तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि दुनिया की कोई ताकत अब लिन को तुमसे दूर नहीं कर सकती। पहला बाइट डैडी खाएंगे, इतना कहकर लिन ने स्पून उठाया, राइस और बीफ का छोटा सा बाइट लिया और सीधे तुम्हारे मुंह की तरफ बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत ने तुम्हारा दिल पूरी तरह जीत लिया। तुमने बिना मना किए बाइट खा लिया। कैसा है? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। तुमने एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशन बनाया। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बाइट। लिन तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने खुद खाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे भूख नहीं थी, लेकिन किचन से आती बीफ राइस की खुशबू ने उसका पेट पहले ही बगावत करवा दी थी। अब वो बड़े मजे से खाना खा रही थी। हर बाइट के साथ उसका चेहरा और खुश होता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अचानक स्पून नीचे रखा और बड़ी गंभीरता से पूछा, डैडी, आप मम्मी को कब यहाँ लेकर आएंगे? तुम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। मम्मी को भी यहाँ हमारे साथ रहना चाहिए। मम्मी को भी ये राइस बहुत पसंद आएगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मी भी डैडी के हाथ का खाना खाए। उसकी आंखों में इतनी उम्मीद थी कि तुमने नहीं कह पाए। आखिर लिंकिंग को यहाँ लाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को निराश करना उससे भी मुश्किल था। इसलिए तुमने धीरे से सिर हिला दिया। अगली बार डैडी मम्मी के लिए भी बनाएंगे, लेकिन मम्मी यहाँ रहेंगी या नहीं, ये मम्मी पर डिपेंड करता है। लेकिन मुंह की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं, मुंह डैडी की हेल्प करेगी। हम दोनों मिलकर मम्मी को मना लेंगे। उसकी बात सुनकर तुम हंस पड़े। शायद उसे लग रहा था कि स्ट्यूड बीफ राइस ही सबसे बड़ा वेपन है। खाना इतना स्वादिष्ट था कि जो बच्ची आमतौर पर बहुत कम खाती थी, उसने आज 2 बोल्स खत्म कर दिए। अगर उसका छोटा सा पेट पूरी तरह भर नहीं गया होता तो शायद तीसरा बोल भी साफ कर देती। आखिर में वो चेयर पर पीछे झुक गई और अपने गोल हो चुके पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, अब और नहीं खा सकती। उसे देखकर तुम मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशी शायद कोई नहीं थी कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया। जब भी खाना हो डैडी बना देंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। खाना खत्म होते ही तुम प्लेट्स उठाने लगे, लेकिन उससे पहले ही लिन चेयर से उतर गई और प्लेट्स पकड़ ली। डैडी, मैं हेल्प करूंगी। तुमने तुरंत रोकना चाहा, लेकिन उसकी मूवमेंट्स देखकर हैरान रह गई। वो ऐसे काम कर रही थी जैसे उसे आदत हो। मुंह, क्या तुम मम्मी के साथ रहते हुए अक्सर डिशेस वॉश करती थी? तुमने धीरे से पूछा। छोटी बच्ची ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कभी कभी मम्मी को खाना खाते खाते अचानक काम आ जाता था, तब मैं बाद में डिशेस साफ कर देती थी। उसका जवाब सुनकर तुम्हारे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। उसकी उम्र की बच्ची को ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम उसके पास झुके और उसके सिर पर हाथ फेरा। अब से नहीं, जब तक डैडी हैं ये सब डैडी करेंगे। लेकिन नहीं, तुमने मुस्कुराते हुए कहा, जब मम्मी और डैडी बूढ़े हो जाएंगे तब तुम हेल्प करना। लिन कुछ सेकंड तुम्हें देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है। तुम डिशेस लेकर किचन में चले गए, लेकिन लिन टीवी देखने नहीं गई। वो चुपचाप किचन के बाहर खड़ी हो गई, दरवाजे से झांकते हुए अपने डैडी को काम करते देखती रही। उसके चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान थी। शायद वो सोच रही थी कि अब उसके पास भी डैडी है। डिनर के बाद तुम अपने स्टूडियो में आ गए। सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले भी तुम्हारी आदत थी कि रोज थोड़ा समय राइटिंग के लिए निकालो।
इस वक्त तुम जिस नॉवल पर काम कर रहे थे उसका नाम था परफेक्ट वर्ल्ड। पैसे कमाना तुम्हारा मकसद नहीं था, तुम्हारे पास वैसे भी जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा था। असली वजह थी कि तुम इस नॉवल की एनिमेशन और मूवी एडेप्टेशन जितनी जल्दी हो सके देखना चाहते थे। पिछली जिंदगी में तुम हमेशा मजाक करते थे कि शायद एंडिंग देखने तक बूढ़े हो जाओगे, लेकिन अब इस पैरेलल वर्ल्ड में तुम्हारे पास इतना पैसा था कि अगर चाहो तो पूरी एनिमेशन खुद फंड कर सकते थे। बस पहले नॉवल कंप्लीट होनी चाहिए थी, इसलिए रोज 2 चैप्टर्स अपडेट करना तुम्हारी आदत बन चुकी थी। रीडर्स भी बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह अगली अपडेट का इंतजार करते रहते थे। स्टूडियो में कंप्यूटर ऑन करते ही टाइपिंग की आवाज गूंजने लगी। तभी एक छोटी चेयर खिसकने की आवाज आई। लिन मू भी अपनी चेयर लेकर पास आ गई। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और ठुड्डी उन पर टिका दी। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें कीबोर्ड पर उड़ती हुई उंगलियों के साथ देखने लगी। वाह! कुछ मिनट बाद उसके मुंह से निकला, डैडी कितनी फास्ट टाइपिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर, डैडी आपके हाथ दर्द नहीं करते। और कुछ देर बाद वो पीछे आकर तुम्हारे कंधे दबाने लगी। डैडी मैं मैसेज कर दूं। उसकी मासूम हरकत देखकर तुम हंस पड़े। तुम तो डैडी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। लिन मुंह गर्व से मुस्कुराई। मैं डैडी की सबसे स्पेशल असिस्टेंट हूँ। फिर उसकी नजर स्क्रीन पर गई। डैडी ये जो आप लिख रहे हो, उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये नॉवल है? उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। क्या डैडी हमेशा इतनी अमेजिंग स्टोरीज लिखते हैं? लिन मुंह सवालों की ऐसी मशीन निकली कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डैडी ये नॉवल रोमांस है? मम्मी और आंट किन को भी रोमांस नॉवेल्स पसंद है। अच्छा, और आंट किन तो सीक्रेटली स्पाइसी नॉवेल्स भी पढ़ती हैं। ये बोलते ही लिन्नू ने तुरंत अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने कोई सीक्रेट लीक कर दिया है। तुम कीबोर्ड पर टाइपिंग करते करते रुक गए, फिर हंसी रोकते हुए पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता? छोटी बच्ची की आंखें इधर उधर घूमने लगी। बस पता है, तुम हंस पड़े। दूसरी तरफ अगर किन ये सुन लेती तो शायद शर्म से बेहोश हो जाती। स्टूडियो में टाइपिंग की आवाज लगातार गूंजती रही। सिस्टम की मदद और सालों के राइटिंग एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हारी स्पीड किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी, लगभग 80,000 वर्ड्स प्रति घंटे। कीबोर्ड पर तुम्हारी उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि लिन कई बार आंखें झपकाना भूल जाती। वाह डैडी कितने फास्ट हैं। वाह डैडी के हाथों में मोटर लगी है क्या? हर कुछ मिनट बाद उसका कोई नया कमेंट आ जाता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो बिल्कुल बोर नहीं हुई। पूरे 2 घंटे तक वहीं बैठी रही। कभी तुम्हारे लिए टैंगरीन छीलती, कभी खुद खाती, कभी तुम्हारे मुंह में डाल देती। आखिरकार जब आज के चैप्टर्स अपलोड हो गए तो तुमने क्लॉक की तरफ देखा। रात काफी हो चुकी थी। अगर पहले की बात होती तो शायद तुम कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते, लेकिन अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल चुकी थी। अब सबसे जरूरी चीज थी कि तुम्हारी बेटी आराम करे, नहाए और समय पर सोए। तुमने चेयर से उठते हुए कहा, मुंह अब बैड टाइम। छोटी बच्ची तुरंत उछल पड़ी। ओके डैडी। तुम उसे लेकर बेडरूम में आए। लिंकिंग को द्वारा पैक किए गए सूटकेस से उसके कपड़े निकाले और फिर दोनों बाथरूम की तरफ बढ़ गए। लेकिन बाथरूम कहना शायद गलत होगा, वो किसी प्राइवेट इंडोर हॉट स्प्रिंग से कम नहीं था। विशाल मार्बल फ्लोर, चारों तरफ सॉफ्ट लाइट्स, बीच में नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से भरा हुआ बड़ा पूल। पानी में हल्की भाप उठ रही थी। कहते थे कि इस पानी में कई तरह के मिनरल्स हैं जो शरीर की थकान दूर करते हैं। लिन दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ बड़ी आंखों से देखने लगी। डैडी ये बाथरूम तो बहुत बड़ा है। फिर उसने पूरी इनोसेंस के साथ कहा, मम्मी और आंट किन को भी बुला लेते हैं, सब साथ में बैठ करेंगे। तुम्हारे कदम एक पल के लिए रुक गए। फिर तुम हंसी रोकते हुए उसके सिर पर हल्की टैप मारते हो। मुंह तुम डैडी की मुश्किलें बढ़ा रही हो। छोटी बच्ची कुछ समझी नहीं। क्यों? कुछ नहीं, तुमने टॉपिक बदल दिया। चलो पानी में आओ। अगले ही पल लिन पानी में कूद गई। उसके बाल गीले होकर माथे से चिपक गए। उसका हंसता हुआ चेहरा किसी छोटे एंजल जैसा लग रहा था। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ दोनों हाथों से पानी उठाया और तुम्हारी तरफ उछाल दिया। डैडी अटैक। तुम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। अगले कुछ मिनटों में पूरा बाथरूम हंसी और चींटों से भर गया। फादर और डॉटर इतनी मस्ती कर रहे थे कि समय का पता ही नहीं चला। बैथ के बाद लिन टैबलेट लेकर कार्टून्स देखने बैठ गई। दूसरी तरफ तुमने सिस्टम इंटरफेस खोला। बिगिनर पैक से मिली फिजिकल एनहांसमेंट पिल अभी तक यूज नहीं की थी। उसे लेने से पहले तुमने सिस्टम से पूछा कि क्या ये पिल लिन को भी दी जा सकती है। जवाब तुरंत आया, होस्ट डॉटर इज टू यंग, करंट आइटम अनअवेलेबल फॉर चाइल्ड यूज। लेकिन सिस्टम ने यह भी बताया कि फ्यूचर में ऐसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं जो लिन की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव करेंगे। ये सुनकर तुम्हें सिस्टम थोड़ा और यूजफुल लगने लगा। तुमने पिल निकल ली। कुछ सेकंड बाद पेट में हल्की गर्माहट फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर के अंदर कोई गर्म धारा बह रही हो। कोई ड्रामेटिक सीन नहीं हुआ, न शरीर से गंदगी निकली, न बिजली चमकी। लेकिन कुछ मिनट बाद तुम्हें साफ महसूस हुआ कि शरीर पहले से कहीं हल्का और एनर्जेटिक लग रहा है। उसी समय दूसरी तरफ लिंकिंग की बिजनेस ट्रिप बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। कंपनी ने बिना बताए उसके नाम पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट छोटा था, लेकिन उसकी वजह से उसे एक एक्स्ट्रा वीक बाहर रुकना पड़ रहा था। वर्कलोड दोगुना हो गया था। इनकम आधी कर दी गई थी। और सबसे बुरी बात, उसे पूरे 1 हफ्ते तक अपनी बेटी से दूर रहना था, चाहे वो कितनी भी काम क्यों ना हो। अब इरिटेशन होना स्वाभाविक था। होटल कॉरिडोर में किन ने गुड बाय कहा, जल्दी सो जाना। लिंकिंग ने सिर हिलाया। तुम भी। किन अपने कमरे में चली गई। लेकिन लिंकिंग के मन में अजीब बेचैनी थी। वो रूम में वापस आई, फोन उठाया, चैट ऐप खोली और बिना ज्यादा सोचे वीडियो कॉल बटन दबा दिया। 20 सेकंड से भी कम समय में कॉल कनेक्ट हो गई। स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। लिंगमू एक छोटी स्टूल पर बैठी थी, अपने पैर आगे पीछे झुला रही थी और तुम उसके पीछे खड़े हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रहे थे। ड्रायर लो स्पीड पर था ताकि आवाज कम हो। तुमने कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। मुंह मम्मी को हेलो बोलो। छोटी बच्ची तुरंत फोन के पास आ गई। मम्मी। लिंकिंग का दिल तुरंत पिघल गया। पूरे दिन का स्ट्रेस जैसे गायब हो गया। मुमू ने आज क्या किया, बस फिर क्या था। लिंगमू ने मशीन गन की तरह बोलना शुरू कर दिया। मम्मी, डैडी ने मेरे लिए राइस बनाया, बहुत टेस्टी था। डैडी सॉन्ग्स भी गाते हैं, डैडी स्टोरीज भी लिखते हैं, डैडी बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, डैडी के मसल्स भी हैं। आखिरी सेंटेंस सुनकर लिंकिंग की भौं हल्की सी उठ गई। उसकी नजर अनजाने में तुम्हारी तरफ गई, क्योंकि अभी तुम सिर्फ कैजुअल होम क्लोथ्स में थे और फिजिकल एनहांसमेंट पिल के बाद तुम्हारा शरीर पहले से भी ज्यादा फिट लग रहा था। लिंकिंग तुरंत नजर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गालों पर हल्की लाली आ जाती है। दूसरी तरफ लिन अभी भी एक्साइटेड थी। मम्मी, जब आप वापस आओगी ना,
डैडी आपके लिए भी राइस बनाएंगे। फिर वो पूरी सीरियसनेस के साथ बोली, और मम्मी आपको यहाँ आकर रहना चाहिए। ये सुनते ही कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। लिंकिंगू का चेहरा हल्का लाल हो गया और तुम भी अचानक समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दो। लेकिन लिन मू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए दुनिया की सबसे नॉर्मल और सबसे जरूरी बात थी। आखिर उसके हिसाब से डैडी और मम्मी को एक ही घर में रहना चाहिए था। हाँ मम्मी, डैडी बहुत अच्छा गाते हैं, लिन मू ने तुरंत एक्साइटमेंट से कहा। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने उसी सॉन्ग की एक लाइन गुनगुनानी शुरू कर दी। उसकी छोटी सी आवाज सरप्राइजिंगली सुर में थी। मुझे कोई बड़े बड़े सपने नहीं चाहिए, मैं बस ट्रैफिक लाइट को ब्लिंक करते देखता हूँ। वो पूरी लाइन तो याद नहीं रख पाई थी, लेकिन जितना याद था उतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गा दिया। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ बैठी लिंकिंगू कुछ सेकंड के लिए सच में चुप रह गई। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि तुम भी हैरान थे, क्योंकि लिन मू ने जो हिस्सा गाया था वो काफी सही सुर में था। तुमने हंसते हुए कहा, लगता है मूमू ने अपनी मम्मी का टैलेंट इनहेरिट किया है। लेकिन जवाब देने की बजाय लिंकिंगू कुछ खोई हुई सी लग रही थी। उसके गाल हल्के लाल थे। तुमने भौं उठाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। सॉन्ग अच्छा है। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तुम मुस्कुरा दिए। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं बाकी सॉन्ग भी भेज देता हूँ। ठीक है। लिंकिंगू ने इतनी जल्दी से हिलाया कि खुद उसे भी एहसास नहीं हुआ। सच कहें तो उसने बस फॉर्मेलिटी में कहा था, लेकिन अब उसे खुद क्यूरियोसिटी हो रही थी। तुमने हंसते हुए जवाब दिया, मुंह के बाल ड्राई कर लूं, फिर भेजता हूँ। कोई जल्दी नहीं। कुछ सेकंड बाद उसे कुछ याद आया। वैसे एक बात और है, कंपनी की वजह से मुझे एक हफ्ता और एंशन में रुकना पड़ेगा, इसलिए मुंह पूरे हफ्ते तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने राहत की सांस ली। मैं तो समझा कोई सीरियस बात है, फिर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, मुंह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर लिंकिंगू के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आई। थैंक्स। उसके बाद उसने जल्दी से गुड बाय कहा और कॉल बंद कर दी। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद भी उसके चेहरे की गर्माहट कम नहीं हुई। होटल रूम में अकेली बैठी वो फोन को देखती रही। ना जाने क्यों वो बार बार तुम्हारे बारे में सोच रही थी। शायद क्योंकि पूरे दिन उसने मुंह की बातें सुनी थी, शायद क्योंकि तुमने उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा ख्याल रखा था, या शायद वजह कुछ और थी। दूसरी तरफ लिन मू अचानक बोली, डैडी आपने अभी तक सॉन्ग्स नहीं भेजे। तुमने माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, मैं भी चलूंगी। ठीक है। तुमने उसे गोद में उठाया और ऑफिस की तरफ चल पड़े। कुछ मिनट बाद सॉन्ग्स का पूरा फोल्डर लिंकिंगू को भेज दिया गया। अब खुश? बहुत। लिन मू ने सिर हिलाया। अब सोए। उस रात एंचिंग के होटल में लिंकिंगू को बिल्कुल नींद नहीं आई। क्यूरियोसिटी में उसने सॉन्ग्स ओपन किए। पहले उसने कैजुअली सुनना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। एक सॉन्ग खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सॉन्ग अलग था। कहीं अधूरा प्यार था, कहीं बिछड़ने का दर्द, कहीं छोटी छोटी खुशियां, कहीं वो इमोशंस जो दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू जाएं। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हर फाइल के नीचे एक ही नाम लिखा था, लिरिक्स बाय लिंडन, कंपोज बाय लिंडन, परफॉर्म बाय लिंडन। लिंकिंगू स्क्रीन को देखती रह गई। इंडस्ट्री में सालों रहने के बाद वो अच्छी तरह जानती थी कि ओरिजिनल कंपोजिशन कितनी मुश्किल चीज होती है। सिंगर मिल जाते हैं, लिरिसिस्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन एक इंसान जो लिरिक्स लिखे, कंपोजिशन करे और खुद गाए भी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उसके मन में तुम्हारी इमेज बार बार और मिस्टीरियस होती जा रही थी। उस रात उसने एक के बाद एक सारे सॉन्ग सुन डाले, फोन की बैटरी खत्म होने तक। और जब बैटरी फाइनली डेड हुई, तब भी उसके कानों में वही मेलोडीज गूंज रही थी। अगली सुबह होटल रूम। किन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन जब वो लिंकिंगू को जगाने पहुंची तो दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फैल गईं। लिंकिंगू बिस्तर पर फैली हुई थी, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। तुम पूरी रात सोई नहीं? किन चौंक गई। लिंकिंगू ने धीरे से फोन उठाया। सॉन्ग सुन रही थी। किन कुछ सेकंड उसे घूरती रही, फिर माथा पकड़ लिया। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। उसी समय दूसरी तरफ मैंशन में सुबह के 7 बजे थे। तुम धीरे धीरे जागे। आंखें खोलते ही सबसे पहले तुम्हारी नजर एक छोटी सी प्यारी फेस पर पड़ी। लिन मू पहले से जाग चुकी थी, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की थी। वो बस चुपचाप तुम्हारे बगल में लेटी तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम्हारी आंख खुली, वो मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग डैडी। तुम्हारा दिल तुरंत पिघल गया। गुड मॉर्निंग न्यू मू। डैडी को भूख लगी थोड़ी? तो डैडी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तुम उठने ही वाले थे कि लिन मू ने अचानक सिर हिलाया और फिर वापस तुम्हारी चेस्ट पर लेट गई। क्या हुआ? तुमने पूछा। छोटी बच्ची ने आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, बस डैडी हग चाहिए था। उस एक सेंटेंस ने तुम्हारी सारी रेजिस्टेंस तोड़ दी। तुम वापस लेट गए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लिन मू संतुष्टि से मुस्कुराई और तुम्हारी चेस्ट से चिपक गई। अगर आज कोई काम ना होता तो शायद वो पूरा दिन ऐसे ही बिताने को तैयार थी। काफी देर बाद आखिरकार दोनों उठे। ब्रेकफास्ट तैयार हुआ। फादर और डॉटर ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर तुमने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा। मैंशन का गेट खुला। बाहर तेज धूप चमक रही थी। एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी और मुंह के लिए ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब उसके पास मम्मी के साथ साथ डैडी भी थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। ऐसा मौसम किसी का भी मूड अच्छा कर दे। तुम और लिन मू सड़क किनारे पहुंचे ही थे कि तुमने हाथ उठाकर एक टैक्सी रोक ली। टैक्सी रुकते ही ड्राइवर ने तुम्हें देखा, फिर पीछे मौजूद आलिशान विला एरिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ कंफ्यूजन था। आखिर उस इलाके से निकलने वाला इंसान टैक्सी क्यों लेगा? सर, कहाँ जाना है? टिएन स्ट्रीट। जी सर। टैक्सी चल पड़ी। कुछ मिनट बाद ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाया। सर, टिएन स्ट्रीट में कहाँ उतरना है? तुमने आराम से जवाब दिया, पहुंच कर देखेंगे। ड्राइवर और भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे रास्ते वो बस यही सोचता रहा कि आखिर ये आदमी करने क्या जा रहा है। तभी तुमने अपनी गोद में बैठी लिन मू की तरफ देखा। मुंह बाहर जितनी भी कार्स दिख रही हैं, उनमें से कौन सी पसंद है? छोटी बच्ची ने खिड़की से बाहर झांका। क्यों? क्योंकि आज डैडी नई कार खरीदने वाले हैं और मुंह चूज करेगी। ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर हल्का सा फिसल गया। कार खरीदना और चॉइस बच्ची की। क्या अमीर लोगों की जिंदगी सच में इतनी आसान होती है? लिन मू पूरी सीरियसनेस के साथ बाहर देखने लगी। एक कार जाती, दूसरी आती, तीसरी निकलती, लेकिन उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आया। टिएन स्ट्रीट का पूरा नॉर्दर्न सेक्शन घूमने के बाद भी उसने सिर हिला दिया। कोई पसंद नहीं आई। तुमने ड्राइवर से कहा, एक राउंड और। ड्राइवर तुरंत खुश हो गया। मीटर बढ़ रहा था, मना करने का सवाल ही नहीं था। जरूर सर। टैक्सी वापस मुड़ गई। टिएन स्ट्रीट पूरे शहर में लग्जरी कार स्ट्रीट के नाम से मशहूर थी। वजह ये नहीं थी कि अमीर लोग यहाँ घूमते थे, वजह थी यहाँ मौजूद दर्जनों प्रीमियम डीलरशिप्स।
हर ब्रांड की लग्जरी कार्स यहाँ मिल जाती थी। असल में तुम यहाँ पहले से प्लान बना कर आए थे। पहले जब तुम अकेले थे तब ट्रांसपोर्टेशन की कोई टेंशन नहीं थी। कभी टैक्सी, कभी बस, कभी शेयर्ड बाइसिकल, जैसे चल रहा था ठीक था। लेकिन अब लिन तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी थी। अब तुम्हें उसकी कंफर्ट के बारे में सोचना था। ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास पहले से था, बस एक कार की जरूरत थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, तुम्हें कार्स के बारे में लगभग कुछ पता नहीं था। स्पोर्ट्स कार खरीदने का तो सवाल ही नहीं था। दिखावे के अलावा उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, ऊपर से अनकंफर्टेबल भी। इसलिए तुमने फैसला किया कि जिसे मुंह पसंद करेगी वही कार खरीदोगे। अचानक लिन की आंखें चमक उठी। उसने एक खिड़की से बाहर उंगली दिखाई। डैडी, वो वाली। ड्राइवर, साइड में रोकिए। टैक्सी धीरे से सड़क किनारे रुक गई। तुमने किराया दिया और लिन का हाथ पकड़कर बाहर उतर गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर भी तुरंत नहीं गया। उसे भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, आखिर कौन ऐसा आदमी है जो टैक्सी से उतरकर लग्जरी कार शॉपिंग करने आया है। जिस शोरूम के सामने तुम खड़े थे वो टोयोटा डीलरशिप थी और लिन की पसंद बनी थी, एक सफेद टोयोटा एल्फर्ड। पहली नजर में तुम भी थोड़ा हैरान हुए। एल्फर्ड कोई स्पोर्ट्स कार नहीं थी, ना ही वो किसी बच्चे की ड्रीम कार जैसी दिखती थी। ये बड़ी लग्जरी एमपीवी थी। तुम्हें यही पसंद आई? छोटी बच्ची ने जोर से सिर हिलाया। क्यों? लिन्नू ने पूरी सीरियसनेस से जवाब दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। फिर जब मम्मी, डैडी, मैं और मेरा लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर साथ घूमेंगे तब सब आराम से बैठ पाएंगे। कुछ सेकंड के लिए तुम चुप रह गए, फिर माथा पकड़ने का मन हुआ। छोटी बच्ची की इमेजिनेशन बहुत आगे निकल चुकी थी। तुम्हारा और लिंकिंगू का रिश्ता अभी खुद डिफाइन नहीं हुआ था और मुंह पहले ही फ्यूचर फैमिली प्लानिंग पर पहुंच चुकी थी। तभी उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर हिलाया। डैडी, आप और मम्मी मुझे लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर दोगे ना? तुमने गहरी सांस ली। मुंह ऐसी बातें इतनी सिंपल नहीं होती। मतलब पॉसिबल है? उसकी आंखें चमक उठी। तुम फंस चुके थे। आखिरकार तुमने आधा अधूरा जवाब दिया। इम्पॉसिबल भी नहीं है। यार, छोटी बच्ची खुशी से उछल पड़ी। उसके दिमाग में शायद पहले ही पूरा फैमिली पिकनिक सीन बन चुका था। डैडी ड्राइविंग सीट पर, मम्मी बगल में, पीछे वो और उसके फ्यूचर सिबलिंग्स। उसी समय शोरूम का ग्लास दूर खुला। एक यंग सेल्स गर्ल जल्दी जल्दी बाहर आई। साफ दिख रहा था कि वो नई एम्प्लॉई थी। सर, वेलकम, उसने थोड़ा नर्वस होकर कहा। लिन मुंह की तरफ देखकर मुस्कुराई। हेलो लिटिल प्रिंसेस। उसने तुरंत 2 ड्रिंक्स निकाल दिए, तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग वाटर और लिन मुंह के लिए मिल्क ड्रिंक। बॉटल खोलते समय उससे कैप तक ठीक से नहीं खुल रही थी, लेकिन उसकी सिंसियरिटी साफ दिखाई दे रही थी। लिन मुंह ने ड्रिंक लेते हुए मीठी मुस्कान दी। थैंक यू सिस्टर। बस इतनी सी बात पर सेल्स गर्ल का चेहरा खिल उठा। तुमने गौर से उसे देखा। वो उन एक्सपीरियंस सेल्स पीपल जैसी नहीं थी जो हर वर्ड और स्माइल को सेल टेक्निक की तरह यूज करते हैं। उसकी एंथुसियाज्म पूरी तरह जेन्युइन थी, जैसे कोई इनोसेंट रैबिट कॉर्पोरेट दुनिया में गलती से आ गया हो। तुमने पानी की बोतल लेते हुए एल्फर्ड की तरफ इशारा किया। इसकी प्राइस क्या है? लड़की तुरंत घबरा गई। सर, प्रमोशन चल रही है, मैं डिस्काउंट डिटेल्स चेक करती हूँ। उसने कंप्यूटर खोला, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सॉरी सर। 1 मिनट। उसके माथे पर पसीना आ गया। साफ दिख रहा था कि वो बिजनेस प्रोसेस अभी ठीक से नहीं जानती थी। तभी तुम्हारी नजर शोरूम के रिसेप्शन एरिया पर गई। वहाँ 5-6 सीनियर एम्प्लॉइज बैठे हंस रहे थे और बीच बीच में इधर देख रहे थे। सब समझ आ गया। उन्होंने जानबूझकर सबसे नई एम्प्लॉय को तुम्हारे पास भेजा था। उनके हिसाब से टैक्सी से आने वाला साधारण कपड़े पहना आदमी एल्फर्ड खरीदने वाला कस्टमर नहीं हो सकता था, इसलिए किसी ने सीरियस अटेंशन नहीं दिया। ये सोचकर तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय लिन ने सेल्स गर्ल का हाथ पकड़ लिया। सिस्टर, टेंशन मत लो। सेल्स गर्ल चौंक गई। डैडी अच्छे हैं, अगर आपको नहीं मिलता तो भी डैडी नाराज नहीं होंगे। छोटी बच्ची की मासूम बात सुनते ही सेल्स गर्ल का चेहरा लाल हो गया, माथे पर हल्का पसीना आ गया। शायद कॉर्पोरेट दुनिया में आने के बाद पहली बार किसी कस्टमर ने उसे कंफर्ट किया था। लिजियो के माथे और नाक की नोक पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगी। वो सच में घबरा चुकी थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। शायद ट्रेनिंग के दौरान उसने कहीं प्रमोशन डिटेल्स देखी थी। उसने जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स पलटे और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सर, मिल गया। उसने उत्साहित होकर पेपर तुम्हारी तरफ बढ़ाया। ये एल्फर्ड अभी स्पेशल प्रमोशन में है। 30,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट है और साथ में कई फ्री मेंटेनेंस चेक्स भी मिलेंगे। काफी पैसे बच जाएंगे। तुमने पेपर लिया और सरसरी नजर डाली। कैलकुलेशन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं थी। कुछ सेकंड बाद तुमने सिर हिलाया। ठीक है। फिर तुमने सीधे पूछा, एक्स्ट्रा यूजलेस पैकेजेस मत जोड़ना, बस एसेंशियल्स। फाइनल अमाउंट कितना होगा? लाइजियो तुरंत बोली। जी सर, अभी कैलकुलेट करती हूँ। वो डॉक्यूमेंट लेकर शोरूम के बाहर खड़ी एल्फर्ड के बोनेट पर झुक गई और कैलकुलेटर निकालकर हिसाब लगाने लगी। उसकी हरकत देखकर तुम हल्का सा मुस्कुरा दिए। इतनी बड़ी डीलरशिप में काम करने के बावजूद वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लग रही थी। कुछ सेकंड बाद तुमने मजाकिया अंदाज में पूछा, वैसे हमें अंदर बैठने के लिए इनवाइट नहीं करोगी? लिजियो अचानक फ्रीज हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसने अपने माथे पर हाथ मार लिया। ओह नो। उसे एहसास हुआ कि इतनी बेसिक हॉस्पिटैलिटी भी वो भूल गई थी। चाहे कस्टमर कार खरीदे या ना खरीदे, उसे अंदर बैठाकर पानी ऑफर करना बेसिक रूल था। लेकिन नर्वसनेस में वो सब भूल गई थी। सॉरी सर, रियली सॉरी। उसने जल्दी से माफी मांगी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वो मनी मन खुद को बेवकूफ कह रही थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे सेल हो या ना हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। तुम हंस दिए। ठीक है। फिर लिम्मू का हाथ पकड़ लिया। चलो मुम्मू, अंदर चलते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। लिम्मू खुशी से सिर हिलाने लगी। जैसे ही तुम शोरूम के अंदर आए, रिसेप्शन एरिया में बैठे सीनियर एम्प्लॉइज की एक्सप्रेशंस बदल गई। अभी तक वो मजाक देख रहे थे, लेकिन अब मामला थोड़ा सीरियस लगने लगा था। लिजाई जल्दी जल्दी प्राइस शीट तैयार करने लगी। कुछ मिनट बाद उसने डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने रखा। सर, आपके सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फाइनल अमाउंट 9,50,000 है। तुमने प्राइस शीट उठाई और ध्यान से देखने लगे। दूसरी तरफ लिन मू अपनी ठुड्डी तुम्हारे कंधे पर रखकर नंबर्स देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए सारे नंबर्स बस नंबर्स थे। कुछ देर बाद तुमने पेपर नीचे रख दिया। लिजायो ने इंस्टिंक्टिवली खुद को बार्गेनिंग के लिए तैयार कर लिया। आमतौर पर कस्टमर स्टेज पर काफी नेगोशिएशन करते थे, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत तुमने सीधे पॉकेट से बैंक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। डेबिट कार्ड स्वाइप कर दीजिए। क्या? लाइजियो के मुंह से अनायास निकल गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अभी तक कोई नेगोशिएशन नहीं देखा था, न डिस्काउंट के लिए लड़ाई, न एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की डिमांड, न प्राइस कम करवाने की कोशिश। तभी शोरूम का डोर अचानक जोर से खुला। हाई हील्स की आवाज पूरे शोरूम में गूंज गई। एक 30-32 साल की महिला तेजी से अंदर आई।
उसका नाम मरालोमो था, डीलरशिप की सीनियर सेल्स कंसल्टेंट। उसकी नजर सीधा तुम्हारे हाथ में मौजूद बैंक कार्ड पर गई। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी। सर, उसके चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। लीजियो नई एम्प्लॉई है, उसे प्रमोशंस और पैकेजेस की पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पूरा कोटेशन फिर से कैलकुलेट कर सकती हूँ। बोलते बोलते वो लगभग लाइजियो के हाथ से ऑर्डर फाइल लेने ही वाली थी। लाइजियो का चेहरा उतर गया। ये पहली बार नहीं था, पिछले जॉब में भी उसके ऑर्डर्स छीन लिए गए थे, यहाँ भी वही हो रहा था। लेकिन अगर वो विरोध करती तो बाकी लोग और ज्यादा उसे टारगेट करते, इसलिए वो बस चुप खड़ी रही। तभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी। आप कौन है? मारालोमन का हाथ हवा में ही रुक गया। सर, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। नो नीड, तुमने शांत आवाज में कहा, और जाते वक्त डोर बंद कर दीजिएगा। पूरा शोरूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। मारालोमन की प्रोफेशनल स्माइल लगभग टूट गई। उसने आखिरी कोशिश की। सर, मैं आपको डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। लेकिन तुमने उसकी तरफ देखे बिना कार्ड लीजियो की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड स्वाइप करो। फिर कुछ सेकंड रुक कर बोले, और 3 साल का मेंटेनेंस पैकेज भी ऐड कर दो। लीजियो की आंखें फैल गईं। लेकिन तुम अभी खत्म नहीं हुए थे। इन 3 सालों में अगर कोई इश्यू हुआ तो तुम हैंडल करोगी? जी। और अगर सर्विस खराब हुई? तुमने मुस्कुराकर कहा, तो कंप्लेन करूंगा। लीजियो समझ गई कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उसे ऑर्डर ही नहीं दे रहे थे, तुम उसकी पोजीशन भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब डीलरशिप के रिकॉर्ड्स में ये अकाउंट ऑफिशियली उसके नाम पर रहेगा। मारालोमन पूरी तरह चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि अब इस डील में दखल देना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ लीजियो की आंखें हल्की लाल हो गई। उसने धीरे से काट लिया। थैंक यू सर। उसकी आवाज में जेन्युइन ग्रेटिट्यूड था, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी मेहनत देख रहा है। तुम्हें उसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए, जब तुम इस दुनिया में नए थे, ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, कॉलेज फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। तब कई बार सीनियर एम्प्लॉइज तुम्हारा क्रेडिट छीन लेते थे। कई कस्टमर्स नए होने की वजह से तुम्हें परेशान करते थे। इसलिए जब तुमने लाइजियो को देखा, तुम्हें अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। कुछ देर बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पेमेंट प्रोसेस हुआ, सिग्नेचर्स हुए, कीज मिली। पूरा प्रोसेस 20 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। बाहर वही टैक्सी ड्राइवर अभी भी खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि तुमने नई एल्फर्ड में चाइल्ड सीट इंस्टॉल करवाई। लीन मुंह को केयरफुली सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ गए। ड्राइवर कुछ सेकंड तक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा, फिर सिर हिलाकर हंस पड़ा। रिच लोगों की जिंदगी सच में आसान होती है। घर से निकले, कार पसंद की, कार्ड स्वाइप किया और नई एल्फर्ड लेकर निकल गए। दूसरी तरफ टेम्पररी लाइसेंस प्लेट भी इश्यू हो चुकी थी। अब किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं थी। लिंगू पीछे अपनी सीट पर बैठी एक्साइटमेंट से हर बटन देख रही थी। और पहली बार डैडी और डॉटर अपनी नई कार में साथ घर लौटने के लिए तैयार थे। तुम यूमो को कपड़े खरीदने ले गए। वैसे भी नन्ही सी यूमो को एक एनफू खरीदना था, क्योंकि अगले मंडे उसके किंडरगार्टन में एनफू कल्चर को प्रमोट करने वाला थीम इवेंट होने वाला था। इसलिए एनफू पहनना तो मस्त था। बाकी पेरेंट्स क्या सोचेंगे ये पता नहीं, लेकिन तुम ऐसे एक्टिविटीज को पूरा सपोर्ट करते हो, क्योंकि सिर्फ एनफू कल्चर को प्रमोट करना ही नहीं, बल्कि बच्चों को चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में सिखाना और उनके दिल में अपने देश के लिए प्राइड का सीड लगाना भी बहुत जरूरी है। डैडी, हम कपड़े खरीदने कहाँ जा रहे हैं? पीछे कार सीट पर बैठी इल्मो ने क्यूरियोसिटी से पूछा। शुरुआत में तो वो पीछे बैठना ही नहीं चाहती थी। उसे डैड के साथ फ्रंट सीट पर बैठना था, लेकिन सेफ्टी के लिए तुमने उसे पीछे बैठाया। अच्छी बात ये थी कि इल्मो समझदार और ओबीडियंट थी। उसने रोना धोना नहीं किया, बल्कि वो पूरे रास्ते इधर उधर हिलती डुलती रही। कार सीट से थोड़ा बाहर निकलकर बीच में बैठ जाती और कभी कभी तुमसे बातें करने लगती। यूजुअली मॉम उसे शॉपिंग पर ले जाती थी। मॉम और केन मुझे कहाँ ले जाते हैं? इल्मो ने पूछा। शॉपिंग का नाम सुनकर वो उतनी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। क्यों? तुमने सस्पिशियस नजर से पूछा। क्या बेटी को डर था कि वो थक जाएगी? क्योंकि जब मॉम बाहर जाती थी तो उसे हैट पहनकर शॉपिंग करनी पड़ती थी। बहुत टायरिंग होता है और बहुत हॉट भी। उसने होंठ फुलाते हुए कहा, जैसे मॉम के लिए उसे बहुत सिंपैथी हो। उसकी बात सुनकर तुम्हें अचानक समझ आ गया। सच में? क्या तुमने कभी लिंकिंगू को ये सब करते देखा था? इस एंगल से देखा जाए तो बाहर से ग्लैमरस दिखने वाले लिंकिंगू के पास भी अपनी काफी परेशानियां थी, लेकिन अब से इल्मो के कपड़े डैड खरीदेगा, तब मॉम को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर नन्ही इल्मो खुश हो गई। अगर लिंकिंग ने ये सुना होता तो वो डेफिनेटली इमोशनल हो जाती, और वो सही भी थी। हाँ, अब से डैड ही तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाएगा। अब सीधा बैठो, हम लगभग पहुंच गए हैं। ओके। इल्मो तुरंत अपनी कार सीट पर वापस चली गई। उसने सीट बेल्ट थपथपाकर भी दिखाया कि वो अच्छे से लगी हुई है। ज्यादा समय नहीं लगा। तुमने गाड़ी चलाई और अपनी बेटी को मैजिक सिटी के वेस्ट इकोनॉमिक जोन की तरफ ले गए। कुछ मोड़ पार करने के बाद तुम दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जो बड़े लग्जरी कमर्शियल बिल्डिंग के पीछे छिपी हुई सिंगल स्टोरी हाउसेस की कॉलोनी जैसी थी। बहुत कम लोग जानते थे कि इस इलाके में अभी भी ऐसी जगह मौजूद है, और अगर कोई देख भी ले तो हैरान हुए बिना नहीं रहेगा। आखिर जहाँ जमीन का हर इंच सोने जितना कीमती हो, वहाँ ये सिंगल स्टोरी हाउसेस अब तक डेमोलिश नहीं हुए, बल्कि केयरफुली प्रिजर्व किए गए थे। इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह तो जरूर थी। या तो मालिक के कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, या फिर यहाँ कोई बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता था। इल्मो भी चारों तरफ क्यूरियोसिटी से देख रही थी। सिटी में बड़ी हुई होने के कारण उसने ऐसे हाउसेस बहुत कम देखे थे। उसके दिमाग में तो अभी से किसी फेरी टेल वाली ओल्ड लेडी की इमेज बनने लगी थी। डैडी, ये कैसी जगह है? फैंगवा, तुमने जवाब दिया। यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। डैडी ने जो आउटफिट पहना है वो भी यहीं से खरीदा गया था। इल्मो ने समझने की कोशिश में सिर हिलाया। उसी समय उसने अपने कपड़ों के फैब्रिक को भी छू कर देखा। मटेरियल वाकई बहुत प्रीमियम फील हो रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर तुमने नॉक किया और दरवाजा तुरंत खुल गया। बाहर से ये घर जितना सिंपल और लो प्रोफाइल दिखता था, अंदर का माहौल उतना ही अलग था। इंटीरियर स्टाइलिश था, क्लासी था, और पूरी जगह से एक हाई एंड वाइब निकल रही थी। एंट्रेंस के पास एक वुमन खड़ी थी। उसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा खूबसूरत था और फिगर बेहद एलिगेंट थी। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही कई लोगों का अटेंशन खींचने के लिए काफी थी। लेकिन तुम्हारी नजर एक पल के लिए भी नहीं रुकी, बल्कि तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ही थॉट आया। लिंकिंगो के सामने तो ये भी कुछ नहीं है। अगले ही पल तुमने उस विचार को साइड में रख दिया। हेलो, मैं अपनी डॉटर के लिए कस्टम एनफू ऑर्डर करवाने आया हूँ। तुमने शांत आवाज में कहा। जी सर, प्लीज इस तरफ आइए। व्हाइट ड्रेस वाली महिला ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ आगे बढ़ी और तुम्हें अंदर ले गई। चलते चलते वो तुम्हें एक लिविंग रूम तक ले पहुंची। पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं,
मैं समझता हूँ। तुमने हल्की मुस्कान के साथ फॉर्म और पेन लिया और डिटेल्स भरना शुरू कर दिया। फैंगवा की ओनर का पर्सनालिटी वाकई अलग लेवल का था। वो सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट पर इंसिस्ट करती थी, चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। यहाँ आने पर सबको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था, कोई एक्सेप्शन नहीं था। यहाँ तक कि डायरेक्टर लिन, जो फैंगवा के इन्वेस्टर्स में से एक था, उसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। इसलिए हर बार यहाँ आने पर फॉर्म भरते हुए तुम हल्की सी शिकायत जरूर करते थे। कॉन्सेप्ट स्टोर का पूरा आइडिया ही फैशन ट्रेंड्स, कस्टमर टेस्ट और यूनिक डिजाइन को कंबाइन करना था। इसी वजह से ऐसे स्टोर्स बेहद पॉपुलर थे और सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक इनके पीछे भागते थे। और फैंगवा कॉन्सेप्ट स्टोर इंडस्ट्री का एब्सोल्यूट लीडर था। सिर्फ 3 साल के अंदर अननोन ब्रांड से इंडस्ट्री जायंट बन जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन अगर सच कहा जाए तो मिरेकल सिर्फ ओनर ने नहीं किया था, उसमें तुम्हारा भी उतना ही योगदान था। फैंगवा का ओनर हैंग शुआई तुम्हारा कॉलेज बड़ी था। उसका फैमिली बिजनेस जनरेशन से क्लोथिंग इंडस्ट्री में था। उसने कॉन्सेप्ट स्टोर शुरू करने का सपना तो देखा था, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं थी। तब तुमने इन्वेस्ट किया था। उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से फैंगवा को ग्रो करने का मौका मिला। दोनों की पार्टनरशिप धीरे धीरे सक्सेसफुल होती गई और फैंगवा का नाम दूर दूर तक फैल गया। आज हालत ये थी कि सेलिब्रिटीज भी फैंगवा के आउटफिट्स पाने के लिए स्ट्रगल करते थे। कई स्टार्स जो स्क्रीन पर बेहद दार्जिलिंग दिखते थे, असल में रेंटेड फैंगवा आउटफिट्स पहनकर इवेंट्स अटेंड करते थे। फॉर्म पूरा भरने के बाद तुमने उसे वापस दे दिया। फिर क्लासी लेडी तुम्हें और इल्मो को एक ज्यादा प्राइवेट एरिया की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर लिविंग रूम में इंतजार कर रही एक वुमन का मूड तुरंत खराब हो गया। वजह, वो एक थोड़ी बहुत फेमस एक्ट्रेस थी और उसे लगा कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि उसने धीरे धीरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए उसे फैंगवा के बारे में पता चला। भले ही सिर्फ एक पार्टी में लोगों के शॉक रिएक्शंस देखने के लिए इतना महंगा आउटफिट रेंट करना थोड़ा पेनफुल था, लेकिन उसने दांत भींचकर फैसला कर लिया था। मगर तभी किसी ने उसकी लाइन कट कर दी। यही बात उसे सबसे ज्यादा इरिटेट कर गई। हालांकि उसे मानना पड़ा कि तुम काफी हैंडसम थे, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, क्योंकि उसने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। इसी कॉन्फिडेंस में उसने तुम्हें सीधे कॉल आउट भी कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पास खड़ा एक एम्प्लॉई आगे आया। सलीन हमारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट हैं, उन्हें फुल प्रायोरिटी प्रिविलेजेस प्राप्त है। बस ये 3 शब्द सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। एम्प्लॉई की आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि किसी को भी उस स्टेटमेंट पर शक नहीं हो सकता था। ये सुनकर जालवेन भी हैरान रह गई। स्पेशल वीआईपी गेस्ट, फैंगवा में ऐसे कितने स्पेशल वीआईपी गेस्ट हैं? उसने तुरंत पूछ लिया। उसके हिसाब से फैंगवा को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े लोग पसंद करते थे, इसलिए उसे लगा कि ऐसे वीआईपीज की संख्या काफी होगी। लेकिन अगले ही पल जो जवाब मिला, उसने उसे पूरी तरह स्टंट कर दिया। एम्प्लॉई के माथे पर हल्का पसीना आ गया। फिर उसने सम्मान से जवाब दिया, सिर्फ यही एक। इतना कहकर टक्सेरो पहना एम्प्लॉई वापस अपनी जगह चला गया। जालवेन वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये आदमी है कौन? एक पल के लिए उसके मन में तुमसे फ्रेंडशिप करने का विचार आया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद ही उसे डिसमिस कर दिया। ऐसे लेवल का आदमी मुझ जैसी छोटी एक्ट्रेस में इंटरेस्ट क्यों लेगा? उधर तुम और इल्मो एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे में कई हैंगर्स लगे हुए थे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को जानने वाला कोई भी व्यक्ति एक नजर में पहचान सकता था कि वहाँ टंगे हुए कई आउटफिट सेलिब्रिटीज द्वारा पहने जा चुके थे। मतलब सच में सब कुछ रेंट पर दिया जाता था। ये बात अपने आप में काफी क्रेजी थी। मिस, इधर आइए, आपके मेजरमेंट्स लेने हैं। स्टाफ मेंबर ने मुस्कुराकर कहा। सिस, मुझे यूमो बुलाओ, इल्मो ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। स्टाफ मेंबर्स बस हल्का मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी लिमिट्स पता थी। वो सिर्फ फैंगवा के एम्प्लॉयज थे। स्पेशल वीआईपी गेस्ट की बेटी को निकनेम से बुलाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मिस्टर लीन, यंग लेडी के आउटफिट के लिए हम प्रीमियम क्वालिटी सिल्क इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये ठीक रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लान के अनुसार आगे बढ़िए। तुमने आराम से जवाब दिया। हमें आउटफिट मंडे तक चाहिए। जी मिस्टर लीन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कई वुमेन स्टाफ मेंबर्स ने एक साथ सिर झुकाकर जवाब दिया। अगर फैंगवा के रेगुलर कस्टमर्स ये दृश्य देखते तो शायद उनकी आंखें बाहर निकल आती। दुनिया भर के जाने माने लोग आज भी फैंगवा से कपड़े ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ता था, और करंट वेटिंग पीरियड पूरे 8 साल। जबकि तुम्हारा ऑर्डर 2 दिन से भी कम समय में तैयार हो जाने वाला था। यही फर्क था। ऑर्डिनरी कस्टमर और फैंगवा के इकलौते स्पेशल वीआईपी गेस्ट के बीच का अंतर सच में आसमान और जमीन जैसा था। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद तुम वहाँ रुके नहीं। इल्मो को लेकर बाहर निकल गए। लगभग दोपहर हो चुकी थी। तुम्हारा प्लान था कि पहले उसे लंच करवाओ और फिर अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ। पूरा दिन एक्टिविटीज से पैक था। इल्मो भी बहुत खुश थी, खाने या राइड्स की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने डैड के साथ थी। उसके लिए वही सबसे बड़ी खुशी थी। दूसरी तरफ लिंकिंगो की सुबह की शूटिंग आखिरकार खत्म हुई। लगातार 10 टेक्स देने पड़े थे। वर्कलोड थोड़ा हैवी था, लेकिन थैंकफुली ब्रेक्स के दौरान वो म्यूजिक सुनकर खुद को रिलैक्स कर लेती थी। इसी बीच वो बार बार अपना फोन भी चेक करती रहती। शायद डैड और डॉटर ने कोई मैसेज भेजा हो। आखिरी मैसेज यूमो की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। डैड ड्राइव कर रहे हैं, फोन नहीं देख सकते। डैड मुझे कपड़े खरीदने लेकर जा रहे हैं, मॉम भी आना चाहती। वॉइस नोट सुनकर लिंकिंगो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि डैड और डॉटर काफी अच्छी बॉन्डिंग बना रहे थे। सुबह भर जो चिंता उसे परेशान कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे डर था कि उसके बिना तुम दोनों ऑकवर्ड फील करोगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लंच ब्रेक मिलते ही लिंकिंगो ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया और सीधे होटल लौट गई। लेकिन उसकी बेचैनी समझता था। उसे पता था कि लिंकिंगो अपनी बेटी को तुरंत कॉल करना चाहेगी, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा और लंच अरेंज करने चला गया। होटल पहुंचते ही लिंकिंगो ने तुरंत वीडियो कॉल लगा दी। कॉल कनेक्ट होते ही स्क्रीन पर एक प्यारा सा छोटा चेहरा दिखाई दिया। मम्मी? इल्मो की आवाज पूरे एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। क्या मेरी बेबी को मम्मी की याद आई? हाँ, बहुत ज्यादा। अपनी बेटी की मासूम आवाज सुनते ही लिंकिंगो की आधी थकान गायब हो गई। डैडी मुझे खाना खिलाने लाए हैं। मम्मी, आपने खाना खाया? लिंकिंगो जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर स्क्रीन के बैकग्राउंड पर गई। जगह काफी लग्जूरियस लग रही थी। उसने ध्यान से देखा और ग्लास पर लिखे हुए वर्ड्स पढ़ लिए। होटल क्राउन। ये देखकर उसका दिल हल्का सा धक से रह गया। वो वाला होटल क्राउन जहाँ मिनिमम स्पेंडिंग ही 88,000 से शुरू होती है। लिंकिंगो को तुरंत बेचैनी होने लगी। लिंडन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे वो बेटी से कितना भी प्यार करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसे इतनी एक्सपेंसिव जगह पर लेकर जाए। उसे खुशी थी कि तुम इल्मो का ख्याल रखते हो, लेकिन वही चाहती थी कि तुम बेवजह इतना पैसा खर्च करो। इल्मो, प्लेट जरा मॉम को दिखाओ। इल्मो ने तुरंत फोन घुमाया। प्लेट में रखी चीज देखकर लिंकिंगो की आंखें फैल गईं। मॉलिक्यूलर आइसक्रीम, होटल क्राउन की सबसे फेमस सिग्नेचर डिशेस में से एक। ये कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं थी, स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाई जाती थी, जिसे ज्यादा खाने पर भी स्टमक अपसेट नहीं होता था। बहुत सी जगह मॉलिक्यूलर आइसक्रीम बनाती थी, लेकिन होटल क्राउन वाली सबसे फेमस मानी जाती थी।
और उसकी प्राइस कम से कम 5 अंकों में। डैड, मॉम आपको बुला रही हैं। इल्मो ने फोन तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन की दूसरी तरफ लिंकिंगू का खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। भले ही तुम दोनों अक्सर नहीं मिलते थे, लेकिन हर मुलाकात पर लिंकिंगू के मन में वही थॉट आता था, क्या इंसान इतना अच्छा दिख सकता है? अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी स्पेशल न होती तो शायद वो सच में तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में असिस्टेंट या मैनेजर के तौर पर इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचती। लिंडन, उसने धीरे से पुकारा। मैं सुन रहा हूँ, तुमने शांत आवाज में जवाब दिया। पास खड़ी इल्मो तुरंत शरारती मुस्कान के साथ बोली, डैड की वॉइस कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है। मॉम को ऐसी वॉइस पसंद है ना? फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मॉम, आज आपका मेकअप बहुत प्रिटी लग रहा है। तुम बहुत बड़ी शैतान है। तुमने हंसते हुए उसे हल्का सा डांटा। दूसरी तरफ लिंकिंगू का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उसके कानों तक गर्मी फैल गई और कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। कुछ सेकंड तक लिंकिंगू को समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, इसलिए उसने जल्दी से एक छींक मारकर अपनी ऑकवर्डनेस छिपाने की कोशिश की। आछू! छींक की आवाज सीधे फोन के स्पीकर से निकलकर सबके कानों तक पहुंची। जैसे ही इल्मो ने सुना, वो तुरंत घबरा गई। उसने फोन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिंता भरी आवाज में बोली, मॉम, आपको कोल्ड हो गया क्या? मॉम, अपना अच्छे से ख्याल रखो। अपनी बेटी की मीठी आवाज सुनकर लिंकिंगू का दिल पिघल गया। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। ब्लैंकेट तो बहुत कोजी है बेबी, थैंक्स। इल्मो, मॉम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाई। आछू! आछू! लगातार 2 और छींकें निकल गई। इल्मो की आंखें और बड़ी हो गई। मॉम, आपने डेफिनेटली कोल्ड पकड़ लिया है, समर में कोल्ड। लिंकिंगू ने खुद से बड़बड़ाया, शायद एयर कंडीशनर की वजह से। तभी तुमने भी फोन की तरफ देखते हुए पूछा, लिंकिंगू सब ठीक है ना? जब पहले बेटी और फिर उसके डैड ने उसकी चिंता की तो लिंकिंगू के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर सच में हम फैमिली होते तो शायद बुरा नहीं होता। लेकिन अगले ही पल उसने उस सोच को झटक दिया, बस हल्का सा कोल्ड है, कुछ सीरियस नहीं, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ तो मेडिसिन ले लेना, यहाँ मेरा एक जानने वाला है, वो डिलीवर करवा देगा। नो नीड, थैंक्स। लिंकिंगू ने धीरे से जवाब दिया। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, वैसे इल्मो को संभालना काफी एग्जॉस्टिंग होता है ना? तुमने भाव उठाई, मतलब वो मेरी बेटी है। तुमने सीधे जवाब दी। उस वक्त तुम इल्मो के सामने बैठे उसे मॉलिक्यूलर आइसक्रीम खाते हुए देख रहे थे। उधर फोन पर माँ बेटी की बातें भी जारी थी। इल्मो ने हमेशा की तरह कोई सीक्रेट नहीं रखा। उसने फैंगुआ जाने से लेकर कपड़े खरीदने तक सब कुछ बता दिया। अचानक फोन से लिंकिंगू की आवाज आई, लिंडन सुन रहे हो? हाँ। यूमो के कपड़ों में कितना खर्च हुआ? मुझे अमाउंट बता दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। तुमने हंसते हुए कहा, ऐसा मत करो, मैं उसका डैड हूँ। अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी आवाज में बिल्कुल भी दिखावा नहीं था, बस सीधी और सिंपल बात थी। कुछ सेकंड तक लिंकिंगू चुप रही, फिर आखिरकार हार मान गई। फाइन, तो अगली बार मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगी। वाह, किसी सुपरस्टार से कपड़े मिलना तो अपने आप में सम्मान की बात है, तुमने मजाक में कहा। दूसरी तरफ लिंकिंगू हंस पड़ी। ओह, तो तुम्हें जोक्स करना भी आता है। दोनों के बीच का माहौल पहले से काफी रिलैक्स्ड हो गया। तभी एक मिडिल एज आदमी जिसने परफेक्टली फिटेड सूट पहन रखा था तुम्हारी टेबल के पास आया। उसने हल्का सा झुककर सम्मान दिखाया। तुम्हारी पहचान कन्फर्म करने के बाद उसने कहा, मिस्टर लिन, गुड आफ्टरनून। मैं आज का ड्यूटी मैनेजर हूँ। आपकी सर्विस करना हमारे लिए सम्मान की बात है। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं मिस्टर लिन, आप हमारे होटल्स वीआईपी गेस्ट हैं। आपके अराइवल की जानकारी मिलते ही जनरल मैनेजर ने खास तौर पर कहा कि आपका ध्यान रखा जाए। इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने लाया हूँ। मैनेजर ने तुरंत सिर झुका दिया। जी, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक कॉल कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तुमने हाथ हिलाया। ओके थैंक्स। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैनेजर लगभग घबरा गया। उसने जल्दी से सिर झुकाया और रिस्पेक्टफुली पीछे हट गया। वापस जाते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, पावरफुल लोग सच में अलग होते हैं। क्राउन होटल का मैनेजर होने के नाते वो रोज सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज से मिलता था, इसलिए उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी शार्प थी। और अभी उसने साफ देखा था कि जिस एक्ट्रेस से वीडियो कॉल चल रही थी वो लिंकिंगू थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप सुपरस्टार, और उससे वीडियो कॉल करने वाला इंसान लिंडन। मैनेजर का इमेजिनेशन तुरंत दौड़ पड़ा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो छोटी बच्ची कुछ लिंडन और लिंकिंगू दोनों जैसी दिखती है। ये सोचते ही उसके शरीर में ठंडा पसीना निकल आया। उसने तुरंत अपने दिमाग को रोक दिया। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार लिंकिंगू अभी भी सिंगल थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगर वो बच्ची सच में लिंडन और लिंकिंगू की डॉटर हुई तो ये न्यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला सकती थी। लेकिन मैनेजर इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसी बात किसी से शेयर करे। आखिर लिंडन की आइडेंटिटी अपने आप में काफी स्पेशल थी। क्राउन होटल मोटो सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस लोकेशंस में से एक था। यहाँ रूम बुक करना भी आसान नहीं था। कई इन्फ्लुएंशियल लोग महीनों तक वेटिंग लिस्ट में रहते थे। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं था, कनेक्शंस और स्टेटस भी चाहिए होता था। एक बार एक वेल्दी बिजनेसमैन अपनी बेटी की लग्जरी वेडिंग के लिए पूरा क्राउन होटल रेंट करना चाहता था। उसने 3 महीने इंतजार किया, लाखों खर्च किए, हर पॉसिबल कनेक्शन इस्तेमाल की, फिर भी बुकिंग नहीं मिली। लेकिन आज तुम सिर्फ अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने आए थे और पूरे क्राउन ग्रुप का मैनेजमेंट तुम्हारे अराइवल पर अलर्ट हो गया था। वजह, क्राउन ग्रुप के 14% शेयर्स तुम्हारे पास थे। हालांकि तुमने कभी इस प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हें अननेसेसरी अटेंशन पसंद नहीं थी। तुम साल में एक बार डिविडेंड्स कलेक्ट कर लेते और बात खत्म। फिर भी हेडक्वार्टर्स की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमेशा जारी रहती थी। जब भी तुम होटल क्राउन आते, हाईएस्ट लेवल ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता। ये सब बातें तुम जानते थे, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ फोन पर बैठी लिंकिंगू पूरी तरह शॉक थी। वो कोई ब्रेनलेस सेलिब्रिटी नहीं थी। मैनेजर के बिहेवियर को देखकर उसने तुरंत समझ लिया था कि तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। क्राउन होटल जैसा प्लेस किसी एवरेज कस्टमर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करता। इसका मतलब तुम्हारी बैकग्राउंड उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी थी। लिंडन, उसने धीरे से कहा। उसका दिमाग लिटरली शॉर्ट सर्किट होने वाला था। क्राउन ग्रुप तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है? आखिरकार उसने वो सवाल पूछ लिया जो काफी देर से उसके दिमाग में घूम रहा था। तुमने बिल्कुल कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। ओह, लिंकिंगू ने तुरंत कहा। तुमने स्पून नीचे रखा और आराम से कहा, मैं उनके प्रेसिडेंट को जानता हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी नॉर्मल थी जैसे तुम मौसम की बात कर रहे हो। तुम झूठ बोलने वालों में से नहीं थे। कोई सवाल पूछे तो जितना जरूरी हो उतना सच बता देते थे। इस बार भी वही हुआ। तुम्हारे लिए क्राउन ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानना कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर शो ऑफ किया जाए। लेकिन फोन के दूसरी तरफ बैठी लिंकिंगू के लिए ये जवाब किसी थंडरबोल्ट से कम नहीं था। बस प्रेसिडेंट को जानते हो?
उसने अविश्वास से दोहराया। लिंकिंगो ने फोन के दूसरी तरफ हल्की सी हंसी छोड़ी। लिंडन, मैं सच कहूँ तो तुम्हें समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसकी आवाज में कंफ्यूजन भी था और क्यूरियोसिटी भी। तुमने आराम से जवाब दिया, तो धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, कोई जल्दी नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिंकिंगो ने धीरे से कहा, ऑलराइट, अब मैं तुम लोगों से ज्यादा बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। आफ्टरनून में भी रिकॉर्डिंग्स भी है। बाय मॉम, अच्छे से रेस्ट करना। एल्मो ने तुरंत कहा, ओके बेबी। लिंकिंगो की आवाज अचानक बहुत जेंटल हो गई। बाय। कॉल कर दिया। लेकिन फोन बंद होने के बाद भी एल्मो के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। काफी देर तक उसका वरीड एक्सप्रेशन नहीं गया। बचपन से उसकी दुनिया में सिर्फ मॉम ही थी, इसलिए वो अपनी माँ की बहुत ज्यादा परवाह करती थी। यहाँ तक कि उसकी फेवरेट मॉलिक्यूलर आइसक्रीम भी उस पल अपनी चमक खो बैठी थी। तुमने ये सब देखा। दिल के अंदर हल्की सी कसक महसूस हुई। कुछ देर सोचने के बाद तुमने सिर हिलाया, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। ठीक है, मैं किसी को कॉल कर देता हूँ, अब तुम आराम से खाओ, फिर हम घर चलेंगे। एल्मो ने हैरानी से पूछा, रियली? हाँ, थैंक्स डैडी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, तुमने मुस्कुराते हुए कहा। जब एल्मो फिर से आइसक्रीम खाने लगी, तुमने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर हन लोकेशन का कॉन्टैक्ट नाम दिखाई दिया। 3 रिंग्स के बाद कॉल कनेक्ट हो गया। ब्रदर लिंग, दूसरी तरफ से एक्साइटेड आवाज आई। आपने मुझे कॉल करने का टाइम कैसे निकाल लिया? एक काम है, तुमने सीधे कहा। एक फ्रेंड के लिए फ्लू मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन? दूसरी तरफ वाला आदमी बिना देर किए बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं, अरेंज हो जाएगा, लेकिन इतनी अर्जेंसी किस बात की है? तभी ठीक उसी समय आछू, एल्मो ने अचानक जोर से छींक मार दी और उसी मोमेंट तुम्हारी उंगली गलती से रेड हैंग अप बटन पर पड़ गई। कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ क्लाउड टचिंग स्काई स्क्रेपर की टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा हैंडसम आदमी फोन को घूरता रह गया। उसके चेहरे पर शॉक था। रुको, उसने धीरे से कहा। ब्रदर लिंग के पास कोई वुमन है? फिर उसने खुद ही से हिलाया। नहीं, वो स्नीज किसी अडल्ट की नहीं थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर मिस्चीवियस स्माइल आ गई। तो फिर उसने बिना समय गंवाए तुरंत दूसरी कॉल्स लगानी शुरू कर दी। उसे अपने प्रिय ब्रदर लिंग का काम पूरा करना था। इसी बीच उसका असिस्टेंट अंदर आया। बॉस, फ्लू मेडिसिन की बात चली है तो याद आया, अभी एक बिजनेस वुमन हेडक्वार्टर्स आई थी। मेडिकल फ्लू क्योर खरीदना चाहती थी। रिक्वेस्ट अप्रूव हुई? नहीं बॉस, पेंडिंग थी। एक्ट्रेस के लिए मांग रही थी। काफी फेमस सेलिब्रिटी है। आदमी कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास सिर्फ एक डोज बची है ना? यस बॉस, बिल्कुल सही। उसे हेडक्वार्टर्स भेज दो, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। अंडरस्टूड। असिस्टेंट तुरंत चला गया। उसी समय ओशन टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्स के विजिटर लाउंज में बैठे किम को नोटिफिकेशन मिला। उसकी आंखें फैल गई। क्या? रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उसने जल्दी से स्टाफ मेंबर की तरफ देखा। मैं एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ, प्लीज अपील कर दीजिए। स्टाफ मेंबर ने असहाय होकर सिर हिलाया। सॉरी मिसेस किम, ये बॉस का डायरेक्ट ऑर्डर है, मैं अपील नहीं कर सकता। किम का दिल बैठ गया। सुबह लिंकिंगो की तबीयत सिर्फ थोड़ी खराब थी, लेकिन अब उसका फ्लू और सीरियस हो चुका था। चक्कर आ रहे थे, बॉडी वीक हो रही थी, और वर्स्ट पार्ट ये था कि आफ्टरनून में कई इंपॉर्टेंट शूट स्केड्यूल थे। अगर ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट होता तो पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। कंपनी और ब्रांड दोनों ने भारी प्रेशर डाल रखा था। लिंकिंगो ने बताया भी कि वो सिक है, लेकिन जवाब में सिंपैथी नहीं मिली, सिर्फ सार्काज्म और क्रिटिसिज्म मिला। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो बहाना बना रही है। इसी वजह से किम सीधे ओशन टेक्नोलॉजी आई थी। मिरेकल फ्लू क्यूरी उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो चुकी थी। पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करते हुए किम वापस लौटने की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ तुम और एल्मो होटल क्राउन से निकल चुके थे। आइसक्रीम खत्म होने के बाद उसका मूड पहले से काफी बेटर हो गया था। डैडी, उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, देखो मेरा तमी बड़ा हो गया, तुम हंस पड़े। अच्छा, एल्मो ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, एल्मो तुम्हें इतना पसंद आया तो डैडी हर वीकेंड तुम्हें यहाँ लाएगा। रियली? रियली? थैंक यू डैडी। उसी समय तुमने दूर खड़े मैनेजर को हाथ से इशारा किया। मैनेजर लगभग दौड़ता हुआ पहुंच गया। मिस्टर लिन, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तुमने टेबल की तरफ इशारा किया। आज जो मॉलिक्यूलर आइसक्रीम हमने खाई है, उसकी एक सर्विंग रोज मेरे घर डिलीवर करवा दीजिए। फ्रेश होनी चाहिए और फ्लेवर्स चेंज होते रहने चाहिए। मैनेजर की आंखें चमक उठी। ऑफ कोर्स मिस्टर लिन, हम डेली फ्रेश इक्विपमेंट के साथ प्रिपेयर करेंगे। गुड, ये हमारा ऑनर है। मैनेजर इतना अटेंटिव था कि बस जूते साफ करना ही बाकी रह गया था। घर लौटते समय पूरा दिन काफी बिजी रहा था। कार खरीदना, कपड़े खरीदना, अम्यूजमेंट पार्क, लंच। भले ही ज्यादा चलाने गया था, लेकिन फिर भी हल्की थकान महसूस हो रही थी। घर पहुंचते ही डैड और डॉटर लिविंग रूम के काउच पर साथ बैठ गए। थोड़ी देर बातें हुई, फिर आराम करते करते पता ही नहीं चला कब एल्मो तुम्हारी बांह से लगकर सो गई। जब तुम उठकर कुछ खाने का सोच रहे थे, तभी तुम्हारी नजर उस पर पड़ी। उसकी ब्रीदिंग स्टेडी थी, लंबी आईलैशेस हल्के हल्के हिल रही थी। कभी कभी उसका छोटा सा चेहरा ट्विच कर जाता था। वो इतनी एडोरेबल लग रही थी कि तुम्हारा मन ही नहीं हुआ उसे जगाने का, इसलिए तुम उसी पोजीशन में बैठे रहे। एक हाथ से उसे संभाले रखा और दूसरे हाथ से फोन उठा लिया, क्योंकि तुम्हें याद आया लिंकिंगो को भी म्यूजिक चाहिए था। तुम्हें पता चला था कि लिंकिंगो एक मूवी रोल के लिए कम्पीट कर रही है। ये बात उसने खुद नहीं बताई थी, तुमने किसी और सोर्स से जाना था, इसलिए तुमने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। आखिर अब वो तुम्हारी बेटी की माँ थी। फोन हाथ में लिए तुमने धीरे धीरे लिरिक्स लिखना शुरू किया। दिल में जो इमोशंस थे वो शब्दों में बदलते चले गए। उस जल्दबाज साल में हमने कुछ ऐसे वादे कर दिए थे जिन्हें निभाना आसान नहीं था। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उन्हें याद रखे। मैं उन किस मार्क्स को दोष नहीं देता जो अभी तक कॉलेजेस नहीं बने। सर्द रातों को पकड़ कर रखने से भी बेचैनी कम नहीं हुई। इस प्यार को भी दोष नहीं देता जिसे बार बार रिहर्स करने का मौका ही नहीं मिला। शायद समय की पेशेंस नहीं हमें इतना समय दिया कि हम पछतावे में न जिए। लिरिक्स धीरे धीरे पूरे होते गए। अगर हम दोबारा मिले और आंखें लाल न हो तो क्या गाल फिर से गुलाबी हो सकते? ठीक वैसे ही जैसे उस जल्दबाज साल में थे, जब हमें लगता था कि हमेशा साथ रहेंगे। अगर अतीत अभी भी थोड़े प्यार के लायक है तो माफ करने में जल्दबाजी मत करो। आखिर बिना किसी बंधन और चिंता के जीना कौन चाहता है? लोगों को एक दूसरे पर कुछ न कुछ उधार रहना चाहिए, वरना याद रखने के लिए बचता ही क्या है। सॉन्ग का मूड बिटर स्वीट था, यादों से भरा हुआ, लेकिन रिग्रेट से नहीं। पूरे 2 घंटे कब गुजर गए तुम्हें पता ही नहीं चला। लिरिक्स और मेलोडी दोनों कंप्लीट हो चुके थे। जब तुमने फोन नीचे रखा तब भी एल्मो सो रही थी। थोड़ी चिंता हुई। तुमने धीरे से उसका माथा छुआ। लकीली उसे फीवर नहीं था, टेम्परेचर नॉर्मल था। तुम सोच ही रहे थे कि उसे उठाना चाहिए या नहीं, तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई। अगले ही पल वाह, वो जोर जोर से रोने लगी।
उसकी रोने की आवाज सुनकर तुम्हारा दिल कस गया। तुमने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। क्या हुआ स्वीट हार्ट, बैड ड्रीम आया? तुमने प्यार से उसकी पीठ सहलाई। क्या मम्मी की याद आ रही है? इल्मो ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आखिर वो अभी भी एक छोटी बच्ची ही थी। पूरी जिंदगी उसने अपनी मॉम के साथ बिताई थी। भले ही वो डैड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मॉम से दूर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था। ड्रीम में मॉमी दिखी। उसने रोंदी हुई आवाज में कहा, मैं उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। उसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में हल्का दर्द उठा। तुमने घड़ी की तरफ देखा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। फिर तुम मुस्कुराए। तो फिर डैडी तुम्हें रंडू लेकर चलता है। मॉमी से मिलने चलोगी? इल्मो की आंखें फैल गई। रियली? हाँ। पहले उसने सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गई। लेकिन डैडी, बहुत दूर है ना। दूर कहाँ? तुम हंस पड़े। कार से सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। सच सच। तो चलो। अभी कुछ सेकंड पहले जो बच्ची रो रही थी, उसकी आंखें अब एक्साइटमेंट से चमक रही थी। वो तुरंत काउच से कूदकर खड़ी हो गई, लेकिन तैयारी करते समय वो अचानक हिचकिचाई। तुमने नोटिस कर लिया? क्या हुआ? इल्मो ने थोड़ा सोचकर पूछा। डैड, जब मॉम ने कॉल किया था ना, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें डैड का मीट राइस खाना है। क्या हम मॉम के लिए भी ले जा सकते हैं? उसकी उम्मीद भरी आंखें देखकर तुम हंस दिए। ऑफ कोर्स। रियली? बस थोड़ा वेट करो, डैडी बनाता है, फिर निकलते हैं। ये मॉम बहुत खुश होंगी। इल्मो खुशी से उछलने लगी। दूसरी तरफ लिंकिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक कैजुअल बात को किसी ने इतना सीरियसली ले लिया है। तुमने प्यार से इल्मो के सिर पर हाथ फेरा और किचन में चले गए। अच्छी बात यह थी कि कल यूमो के लिए बीफ राइस बनाते समय कुछ सेमी प्रिपेयर्ड इंग्रेडिएंट्स बच गए थे, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी ही देर में सब रेडी हो गया। लिविंग रूम में बैठी इल्मो पूरे टाइम एक्साइटमेंट में पैर हिलाती रही। वो बस जल्दी से मॉम से मिलना चाहती थी। कुछ देर बाद तुम थर्मोस लेकर बाहर आए। स्पेशल इंसुलेटेड थर्मोस था, ताकि खाना बिल्कुल फ्रेश रहे। रेडी? रेडी? इल्मो ने तुरंत जवाब दिया। फिर तुम दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तुमने ओशन टेक्नोलॉजी के मॉम को कॉल लगाया। कॉल लगभग इंस्टेंटली पिक हुआ, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं कॉल मिस न हो जाए। ब्रदरलिन, उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। मैं ऑफिस में हूँ। अगर उसके एम्प्लॉइज उसे इस हालत में देखते तो शायद शॉक हो जाते, क्योंकि उनके सामने वाला स्ट्रिक्ट बॉस और अभी वाला इंसान 2 अलग अलग लोग लग रहे थे। मैं हंजू पहुंच रहा हूँ। तुमने कहा, कोल्ड मेडिसिन रेडी रखो। नो प्रॉब्लम, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया। ब्रदरलिन, आप अचानक हंजू क्यों आ रहे हैं? उसने थोड़ा रुक कर कहा, क्या सिस्टर इन लॉ को कोल्ड हो गया? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी इमेजिनेशन पूरी स्पीड पर दौड़ने लगी। समझ गया। वो ऑलमोस्ट खुशी से चिल्ला पड़ा। मैं पर्सनली सब प्रिपेयर करूंगा। कॉल कटने के बाद भी उसके चेहरे पर ग्रिन बनी रही। दूसरी तरफ तुम कार ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर में देखने लगे। पीछे बैठी इल्मो कार्टून देख रही थी। तुम्हारे दिल में हल्की शरारत जागी। अचानक तुम्हें ख्याल आया, क्या मॉम को पता भी है कि अब तुम्हारी एक बेटी है? अगर उसे अचानक इल्मो दिख गई तो उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। ब्रदरलिन, मासूम लगभग दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ आया। उसके कदम इतने बड़े थे कि लगता था जैसे कोई इंपॉर्टेंट डील साइन होने वाली हो। लेकिन जैसे ही वो तुम्हें हग करने वाला था, उसकी नजर तुम्हारे बगल में खड़ी एक छोटी सी एडोरेबल डॉल पर पड़ी। वो तुरंत रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसने यूमो को देखा, फिर तुम्हें देखा, फिर दोबारा यूमो को देखा। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे कोई पेड़ पर चढ़कर फ्रूट तोड़ने गया हो और वहाँ फिजिक्स का एग्जाम पेपर मिल गया हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तुमने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आओ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तुमने यूमो के सिर पर हाथ रखा। ये मेरी बेटी है। बूम। ऐसा लगा जैसे मासूम के दिमाग में न्यूक्लियर बम फट गया हो। मुंह, अंकल सुन को हेलो बोलो। अंकल सुन, यूमो ने जोर से कहा। उसकी आवाज ने आखिरकार मासूम को रियलिटी में वापस खींच लिया। ब्रदरलिन, वो लगभग चिल्ला पड़ा। ये क्या हो गया? कब हुआ? कैसे हुआ? और इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? उसने यूमो की हाइट नापने के लिए हाथ नीचे किया। ये तो लगभग मेरी 2.5 तक पहुंच रही है। अंकल सन, यूमो ने गाल फुला लिए। मैं आपको बुला रही हूँ। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे, मासूम तुरंत झुक गया। प्रिंसेस, अंकल बस शॉक में था। थोड़ा टाइम दो रिकवर होने का। इतना बोलकर ओशन टेक्नोलॉजी का बॉस सीधे सड़क किनारे कर्ब पर बैठ गया, हाथ घुटनों पर रखे हुए, आंखें शून्य में, जैसे जीवन के सारे सवाल एक साथ सामने आ गए। पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जो सिल्वर हाई टेक बॉक्स पकड़े हुए था, लगभग रोने वाला था। क्या ये सच में उनका बॉस था? क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेरोजगार आदमी जिंदगी के फैसलों पर विचार कर रहा हो? कुछ मिनट बाद मासूम आके खड़ा हुआ। उसने यूमो को फिर देखा, फिर तुम्हें, फिर यूमो को। ब्रदरलिन, उसकी आवाज जेलसी से भर गई। आप बहुत फास्ट निकले। तुमने भौएं चढ़ा ली। फास्ट? हाँ, मासूम ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। मैं अभी तक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ और आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी बेटी है। यूमो हंस पड़ी। अंकल फनी है। मासूम ने तुरंत दिल पकड़ लिया। ब्रदरलिन, अब समझ आया लोग डॉटर्स के लिए क्यों पागल रहते हैं। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, डैड बनना कैसा लगता है? तुमने कुछ सेकंड सोचा, फिर पीछे खड़ी यूमो की तरफ देखा। वो कार्टून स्टिकर वाली वाटर बॉटल पकड़े इधर उधर देख रही थी। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऑसम, बस एक शब्द। लेकिन मासूम समझ गया। कुछ पल के लिए उसके दिल में इतनी जेलसी उठी कि खुद उसे डर लग गया। लेकिन वो ये भी जानता था कि प्यार और बेटी दोनों ऐसी चीजें हैं जो ढूंढने से नहीं मिलती। लग चाहिए, और बहुत सारा। थोड़ी देर और बातें करने के बाद उसने सिल्वर ब्रीफकेस तुम्हारे हाथ में दिया। तुमने उसे खोला। अंदर स्काई ब्लू लिक्विड वाली ग्लास वायल रखी थी। मिरेकल कोल्ड मेडिसिन। लिक्विड हल्की रोशनी में चमक रहा था, सुंदर भी और मिस्टीरियस भी। ब्रदरलिन, रास्ते में केयरफुल रहना। मासूम बोला, और अगर जल्दी वापस नहीं जा रहे हो तो मेरे यहाँ रुक जाना। मैं और मेरी नीज दोनों का ग्रैंड वेलकम करेंगे। ठीक है। तुमने सिर हिलाया। कार में बैठने से पहले यूमो ने विंडो नीचे की। अंकल बाय 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 बाय। मासूम ने हाथ हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर जो गूफी स्माइल थी उसने सिक्योरिटी गार्ड की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। कार धीरे धीरे दूर चली गई। अंदर यूमो ने मिरेकल मेडिसिन वाली ब्रीफकेस को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे कोई नेशनल ट्रेजर हो। उसे डर था कहीं झटका लगकर बॉटल टूट न जाए। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। दूसरी तरफ होटल रूम में लिंकिंग बिस्तर पर पड़ी थी। उसका सिर भारी था, बॉडी वीक थी। पिलो के पास फोन रखा था। उसी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो कभी तुमने गाया था। फ्लू इतना बुरा था कि उसे खुद पता भी नहीं चला कब वो धीमे धीमे साथ में हमिंग करने लगी। तभी ट्रिंग, फोन बज उठा। लिंकिंग ने मुश्किल से आंखें खोली। स्क्रीन पर ग्रीन बबल नोटिफिकेशन चमक रहा था।
कॉलर आईडी देखकर उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। लिंडन। उसने खुद को उठाया, कुछ सेकंड हेजिटेट किया, फिर आंसर बटन दबा दिया। हेलो। उसकी आवाज कमजोर थी। क्या हुआ? इल्मो ने कोई शरारत की? अगले ही पल दूसरी तरफ से आवाज आई, मॉम। लिंकिंगो की आंखें अपने आप नरम पड़ गईं। मैं शरारती नहीं हूँ, इल्मो ने प्रोटेस्ट किया। डैड भी कहेंगे? उसने तुरंत फोन तुम्हारी तरफ कर दिया। इल्मो बहुत ओबीडियंट और समझदार है। तुमने सीधे कहा, चिंता मत करो। लिंकिंगो हैंस पड़ी। सिर्फ कुछ सेकंड की बातचीत ने उसका मूड काफी बेहतर कर दिया, लेकिन तभी तुमने उसकी आवाज ध्यान से सुनी। नसल, भारी, थकी हुई। तुम सच में इतनी सिक हो? तुमने पूछा। सब ठीक है, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो बोली, मत सोना अभी। तुमने तुरंत कहा, नीचे आ जाओ। क्या? लिंकिंगो को लगा उसने गलत सुना। मैं और इल्मो नीचे वेट कर रहे हैं। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ साइलेंस रहा। रुको। उसकी साइंस रुक गई। तुम हंजू आ गए? यप। इस बार यूमो ने जवाब दिया। मॉम, हम नीचे हैं। डैड ऊपर नहीं आ रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आपको देख ले और गॉसिप शुरू हो जाए। लिंकिंगो पूरी तरह स्टन रह गई। फीवर से धुंधला पड़ा, दिमाग एकदम क्लियर हो गया। तुम लोग सच में हो? हाँ। मॉम, आराम से आना। यूमो बोली, कोई हरी नहीं है। सही कहा, तुमने भी कहा, टेक योर टाइम। ओके। लिंकिंगो ने धीरे से जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ। कॉल कट गया। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठी रही, फिर अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सब कुछ एक साथ। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान सिर्फ उसकी एक कैजुअल बात के लिए इतने दूर चला आएगा। क्या करूं? वो बिस्तर से लगभग उछलकर खड़ी हो गई। दूर खुला और बाहर लिविंग रूम में बैठी किन ने आवाज सुन ली। अरे मेरी डिवा। किन घबरा गई। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो बेड रेस्ट करना था। वो भाग कर आई और लिंकिंगो को वापस बिस्तर पर धकेलने लगी। चलो वापस लेटो। लेकिन लिंकिंगो ने खुद को छुड़ा लिया। नहीं, क्या मतलब नहीं? किन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। लिंकिंगो के चेहरे पर बुखार था, लेकिन आंखों में चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। मुझे नीचे जाना है। क्यों? किन ने पूछा। लिंकिंगो ने होंठ काटे, फिर धीरे से कहा, क्योंकि वो आ गया है। क्या? किन की आंखें फैल गईं। लिंकिंगो ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया। यूमो नीचे है, लिंडन भी आया है, वो मुझे देखने आया है और मेडिसिन भी लाया है। किन कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर गहरी सांस छोड़ी। 200 किलोमीटर ट्रैवल करके सिर्फ तुम्हें मेडिसिन देने आया है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो काफी डीप फीलिंग्स वाली बात लग रही है। लिंकिंगो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, किन ने मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर उसकी मदद से उसे तैयार करने लगी। लिंडन सही था। इस होटल में ब्रांड्स, डायरेक्टर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भरे पड़े थे। अगर किसी ने लिंकिंगो, लिंडन और यूमो को साथ देख लिया तो अगले दिन हेडलाइंस फट पड़ती। इसलिए दोनों ने पूरी सावधानी बरती। काफी देर तक कॉन्फर्म करने के बाद कि नीचे कोई पापराजी नहीं है, दोनों क्वाइटली रूम से निकल गईं। कुछ मिनट बाद वो पार्किंग लॉट में पहुंच गईं। इधर तुम कार के अंदर बैठे थे। यूमो विंडो से बाहर झांक रही थी। जैसे ही उसने मॉम को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। मॉमी, वो लगभग चिल्ला पड़ी। लिंकिंगो का दिल पिघल गया, लेकिन उसी समय किन की नजर कार पर पड़ी। पिछली बार जब उसने तुम्हें देखा था, तुम टैक्सी से गए थे और आज तुम एक नई आर चला रहे। किन ने गहरी सांस ली। लिंडन, आखिर तुम कितने रिच हो? लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, तुमने ब्रीफकेस मांग लिया। यूमो, डैडी को दे दो। ओके। यूमो ने तुरंत सिल्वर ब्रीफकेस तुम्हारे हाथ में रख दिया। तुमने उसे खोला। अंदर वही स्काई ब्लू मेडिसिन सुरक्षित रखी हुई थी। अब सामने से देखने पर तुम्हें एहसास हुआ कि लिंकिंगो की हालत फोन पर जितनी लगी थी उससे भी खराब थी। उसका चेहरा फीका था और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। ये क्या है? लिंकिंगो ने हैरानी से पूछा। तुमने मेडिसिन तैयार करते हुए शांत आवाज में कहा, फ्लू के लिए स्पेशल मेडिसिन है। किन तुरंत अलर्ट हो गई। रुको, उसने जल्दी से कहा। लिंडन, मेडिसिन को कैजुअली नहीं लिया जा सकता। उसे लिंकिंगो की पर्सनालिटी अच्छी तरह पता थी। वो जानती थी कि लिंडन उसके लिए इतनी दूर से आया है। ऐसी हालत में अगर वो कह देता कि कोई कड़वी चीज पी लो तो शायद लिंकिंगो बिना सोचे पी लेती। यूमो भी तुरंत बोल पड़ी, आंटी किन, ये वही स्पेशल मेडिसिन है जो डैड अभी लेकर आए हैं। स्पेशल मेडिसिन। किन ने दोहराया। तभी उसकी नजर ब्रीफकेस पर गई। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, वो झुककर ध्यान से देखने लगी। ये ओशन टेक्नोलॉजी का लोगो है। उसकी आवाज बदल गई। मैं आज दोपहर उनके हेडक्वार्टर्स गई थी। उसने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। पूरी दोपहर कोशिश की, लिंकिंगो के लिए मेडिसिन मांगी, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा और अब वही मेडिसिन तुम्हारे हाथ में है। यूमो ने गर्व से कहा, अंकल सर ने डैडी को दिया। बस इतना सुनना था कि किन पूरी तरह समझ गई। ओशन टेक्नोलॉजी का हेड मासूम किसी आम इंसान से मिलने तक में सिक्योरिटी की दीवारें लगा देता था, और यहाँ उसकी कंपनी की सबसे रेयर मेडिसिन सीधे लिंडन के हाथ में थी। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर माथे पर हाथ रखकर बोली, मैं पूरा दिन भागती रही। मुझे लगा ओशन टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आखिर में मेडिसिन यहाँ पहुंच गई। उसकी नजरें तुम्हारे ऊपर टिक गई। लिंडन, तुम आखिर हो कौन? तुमने बस हल्की मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। इससे किन और भी हेल्पलेस फील करने लगी। दूसरी तरफ लिंकिंगो का चेहरा लगातार लाल होता जा रहा था, फीवर की वजह से भी और एम्बैरेसमेंट की वजह से भी। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। आखिर उसने धीरे से किन की तरफ देखा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर सकती हो? किन ने एक पल उसे देखा, फिर मुस्कुराई। अच्छा, उसने लंबी आवाज में कहा, मुझे लगा तुम मुझसे हेल्प मांगोगी, लेकिन तुम तो मुझे बाहर भेज रही हो। लिंकिंगो का चेहरा और लाल हो गया। किन, ठीक है, मैं जा रही हूँ। डोर खोलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। वैसे लिंडन, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। हमारी किंगो का अच्छे से ख्याल रखना। किन, इस बार लिंकिंगो सच में शर्म से मरने वाली लग रही थी। किन हंसती हुई कार से उतर गई। अब कार के अंदर सिर्फ तुम, लिंकिंगो और यूमो रह गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लिंकिंगो ने धीरे से पूछा, लिंडन, तुम्हें ये सब भी आता है? यूमो ने तुरंत बीच में जंप कर लिया। मॉम, डैड को सब आता है? सब, लिंकिंगो ने हंसते हुए पूछा। हाँ। यूमो ने गर्व से उंगली गिननी शुरू कर दी। डैड कुकिंग कर सकते हैं, डैड ड्राइविंग कर सकते हैं, डैड सॉन्ग्स लिख सकते हैं, डैड इंजेक्शंस भी जानते हैं, डैड सबसे बेस्ट है। उसकी मासूम आवाज में पूरा विश्वास भरा हुआ था। लिंकिंगो ने यूमो को देखा, फिर तुम्हें देखा। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। शायद इसलिए नहीं कि तुम मेडिसिन लेकर आए थे, बल्कि इसलिए कि उसकी बेटी की आंखों में अपने डैड के लिए जो भरोसा था वो बिल्कुल नकली नहीं हो सकता था। रिलैक्स, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुमने कैजुअली कहा। लेकिन लिंकिंगो का ध्यान सिर्फ एक शब्द पर अटक गया था, डोमिनेट। उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहा था। एक इंजेक्शन लगाने के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है क्या?
आज पूरा दिन जैसे उसका दिमाग उसके खिलाफ काम कर रहा था, हर बात का अलग ही मतलब निकाल रहा था। इंजेक्शन खत्म होने के बाद तुम सिरिंज को घुमाकर देखने लगे। इंटरेस्टिंग, तुमने कहा। इस सिरिंज का डिजाइन काफी स्मार्ट है, लेजी लोगों के लिए परफेक्ट। दूसरी तरफ लिंकिंग को बेंच पर सिकुड़ कर बैठी थी, उसके चेहरे पर शिकायतें ही शिकायतें लिखी थी। तुम भी थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आखिर उसकी जीन्स नीचे यूमो ने खींची थी, तुमने तो नहीं। इसमें तुम्हारा क्या दोष? अरे चिंता मत करो, तुमने समझाने की कोशिश की। कार की लाइट इतनी डिम थी कि मैंने कुछ नहीं देखा। बस लिंकिंग ने तुरंत नाक सिकोड़ते हुए तुम्हें रोक दिया और कुछ मत बोलो। ठीक है, तुमने सरेंडर कर दिया। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे मुंह से निकल गया, वैसे स्किन काफी फेयर है लिंडन। लिंकिंग लगभग चिल्ला उठी, उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। तभी उसने जल्दी से विंडो नीचे की। किन, जल्दी अंदर आओ। फ्लावर बेड के पास क्राउच करके बैठी। किन तुरंत उठी और कार में वापस आ गई। जैसे ही अंदर बैठी उसने लिंकिंग का चेहरा देखा और हैरान रह गई। अरे, उसने आंखें झपकाई। तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों है? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, ये फ्लू मेडिसिन है या मिरेकल ब्यूटी ट्रीटमेंट? लिंकिंग ने उसे घूरा। किन तुरंत हंसने लगी। तुमने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद तुम लोग एक बड़े पार्क के पास पहुंचे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। डिनर के बाद घूमने निकले लोगों की भीड़ थी। कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमा रहे थे, कहीं कपल्स हाथ पकड़कर वॉक कर रहे थे, और अगर कोई ध्यान से देखे तो पेड़ों के पीछे कुछ लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए भी दिखाई दे जाते थे। पार्क की लाइटिंग ज्यादा ब्राइट नहीं थी। यही वजह थी कि यहाँ सेलिब्रिटीज भी कभी कभी आराम से आ सकते थे। तुमने आसपास देखा, फिर धीरे से कहा, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। लिंकिंग ने सिर हिलाया। अब उसकी हालत दोपहर से बिल्कुल अलग थी। फीवर लगभग गायब था, चेहरा भी पहले से हेल्दी लग रहा था। किंतु पूरी तरह इंप्रेस थी। ओशन टेक्नोलॉजी की मेडिसिन सच में मॉन्स्टर है। उसने थम्स अप दिखाया। इफेक्ट अनरियल है। उसके दिल में राहत भी थी। अगर ये मेडिसिन नहीं मिलती तो कल का पूरा रिकॉर्डिंग स्केड्यूल बर्बाद हो जाता। कंपनी वाले ताने मारते, ब्रांड्स प्रेशर डालते, एंटी फैंस मौका ढूंढकर ऑनलाइन हंगामा कर, करियर पर असर पड़ सकता था। लेकिन अब सब बच गया था और उसकी वजह सामने चल रहा आदमी था। किन ने तुम्हें देखा? उसकी आंखों में पहली बार खुला हुआ अप्रूवल दिखाई दिया। तीनों धीरे धीरे पार्क के अंदर चलते गए। कुछ देर बाद लिंकिंग ने अचानक धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। तुमने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं थी, कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, सिर्फ सिंसेरिटी थी। इतनी दूर से आने के लिए उसने धीरे से कहा, यूमो को साथ लाने के लिए। कुछ सेकंड रुकी, फिर और भी धीरे बोली, और मेडिसिन के लिए भी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सालों बिताने के बाद लिंकिंग को अच्छी तरह जानती थी कि ओशन टेक्नोलॉजी की मेडिसिन कितनी रेयर होती हैं। उसने स्टोरी सुनी थी कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग भी उन्हें नहीं पा सके, इसलिए उसकी नजर में ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि तुमने या तो बहुत बड़ा फेवर यूज किया होगा या फिर किसी का एहसान लिया होगा, सिर्फ उसके लिए। मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ, उसने दोबारा कहा। इस बार उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। वो थोड़ा आगे झुककर चल रही थी। उसके चेहरे पर प्लेफुल स्माइल थी। अगर कोई अनजान इंसान उस पर उसे देखता तो शायद यही सोचता कि ये लड़की प्यार में पड़ने वाली है। इनने भी यही सोचा, और जितना ज्यादा वो सोचती उतना ज्यादा उसे लगता कि लिंडन शायद वही इंसान है जिसकी लिंकिंग को जरूरत थी। कोई जो उसका ख्याल रखे, कोई जो मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात, वो यूमो का बायोलॉजिकल फादर भी था। उसी पल किन ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मौका मिला तो वो दोनों को थोड़ा पुश जरूर करेगी। चलते चलते तीनों पार्क के सेंटर तक पहुंच गए। वहाँ एक छोटा सा स्टेप ग्रैंड स्टैंड था। सामने एक ओपन स्टेज बना हुआ था। आसपास बहुत कम लोग थे, इसलिए तुम लोग वहीं बैठ गए। तभी लिंकिंग की नजर तुम्हारे हाथ में पकड़े तेरमोस पर गई। वैसे उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम ये तेरमोस पूरे टाइम क्यों पकड़े हुए हो? ओह, तुमने तेरमोस की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिए। ये, हाँ। लिंकिंग ने सिर हिलाया। इसमें क्या है? यूमो की आंखें तुरंत चमक उठी। मॉम, गेस करो। लिंकिंग क्यूरियस हो गई। तुमने धीरे से थर्मोस खोला। अगले ही पल ब्रेस्ड पोर्क राइस की इतनी जबरदस्त खुशबू निकली कि आसपास का माहौल ही बदल गया।